हेलो दोस्तों, तो आज की ये वीडियो आप लोग को मिनिमम 20 मार्क्स दिलाने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने पीओसी फर्स्ट की यूनिट सेकंड के बारे में। और ये यूनिट सेकंड हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट हो जाती है। और इसके अंदर बेसिकली हमारे 3 अलग अलग चैप्टर आते हैं। पहला हमारा आता है एल्केन्स, दूसरा हमारा आता है एल्कीन्स और तीसरा हमारा आता है कंजुगेटेड डाइईन्स। अब ये तीनों ही चैप्टर में से हमारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसका मतलब ये समझिए कि इस पूरी यूनिट में से 20 मार्क्स से ज़्यादा का हमारा आ सकता है, लेकिन 20 से कम का नहीं आने वाला। और जब मैंने यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो प्रोवाइड की थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इसी यूनिट सेकंड में से बन रहे थे। बाकियों में मैंने थोड़े कम क्वेश्चन रखे थे, लेकिन ये हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट थी और इसमें से सारे क्वेश्चन हमारे आने के चांस रहते, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चन बनाए थे। और हमने इस वाली वीडियो में ये सारे क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो ये पूरी यूनिट हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बेस पर है। सारा सिलेबस तो मिलेगा आपको, टोटल सिलेबस कवर है, लेकिन उसमें जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पार्ट है वो अच्छे से और डिटेल्स में कवर किया गया है, जिससे अगर जितने भी मार्क्स में आता है वो 10 नंबर में, 7 नंबर में, 5 नंबर में, आप उसको अच्छे से लिखकर आ जाओ। तो वैसे तो हमारे इस तीनों चैप्टरों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है एल्कीन्स वाला, क्योंकि इसके अंदर हमारी आती है E1 एंड E2 रिएक्शन। और ये आपको पता होगा कि कितनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है E1 और E2 रिएक्शन, ठीक है। और इसके बाद इसमें मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक रूल हो गया, और इसके अलावा हमारे यहाँ पे सेट-जेट्स रूल, ओजोनोलाइसिस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये सारा ही कुछ हमारे इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसमें सारा कुछ कवर किया है। अब हम क्या करेंगे, अपने सिलेबस वाइज ही चलेंगे। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर आता है एल्केन्स, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो एल्केन्स को स्टार्ट करें उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आपसे एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये एल्केन्स, एल्कीन्स और कंजुगेटेड डाइन्स तीनों की डेफिनेशन आपको कमेंट करके लिखनी है। भाई एग्जाम टाइम आ गया तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी लेक्चर शुरू होने से पहले सभी बच्चों को एक बार ये सब शेयर कर दो कि भाई सारा कुछ स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग जल्दी से जो है सबको ये वीडियो शेयर कर दो। तो अगर हम सिंपली बात करें अपने एल्केन्स के बारे में, तो एल्केन्स हमारे वो हाइड्रोकार्बन या फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो बेसिकली सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। यानी कि सिंपली अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊं, तो जैसे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है। और कार्बन जब प्रेजेंट होता है तो ये कार्बन क्या होता है, बेसिकली हमारे हाइड्रोजनों के साथ बाइंड होता है। जैसे सबसे इनिशियल हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा, CH4 यानी कि मीथेन। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो कार्बन है उसके साथ हमारे 4 हाइड्रोजन बॉन्ड अटैच हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ सिंपली ये अब क्या होता है कि जैसे हमारे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड और बनने होते हैं, तो ये हाइड्रोजन हमारे क्या होते हैं, रिप्लेस होते जाते हैं और इनकी जगह कोई और कंपाउंड लग जाता है। अब जैसे एक मैं देखूँ यहाँ पे, तो मैंने एक और क्या ले लिया, यहाँ पे मीथेन ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ से कि मैं क्या करूंगा, इसका मीथेन का ये और इसका ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से रिप्लेस होके ये वाला कार्बन हमारा डायरेक्टली यहाँ लग जाएगा इस वाले कार्बन के साथ में। तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कार्बन, इसके साथ ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारे क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या बन गया, ये बन गया एक हमारा इथेन, यानी कि 2 हमारे यहाँ पे कार्बन कार्बन हो गए। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें बेसिकली क्या होता है कि हमारे कार्बन तो प्रेजेंट है, हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, तो ये हमारे हाइड्रोकार्बन तो है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे कार्बन कार्बन आपस में अटैच होते हैं, ये बेसिकली सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं। तो हमने जो बेसिक बात है थी उनको हमने अपने फर्स्ट यूनिट में ही कवर करके देखा था कि अगर कहीं पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, सैचुरेटेड बोल देते हैं। और अगर कहीं पे क्या है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इन दोनों ही कंपाउंड को हम यहाँ पे क्या है, अनसैचुरेटेड बोल देते हैं। यानी कि अनसैचुरेशन का मतलब है कि वहां पे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, और सैचुरेशन का मतलब क्या है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ हमारा सिंगल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे हम ज़्यादा बेसिक के बारे में बात नहीं करेंगे, आप लोग ऑलरेडी यूनिट 1 में जाके देख लेना है। इसमें हम देखो हमारे पास ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बारे यूनिट से, तो हम डायरेक्टली जो है इन्हीं को कवर करेंगे। तो सिंपली आप क्या समझ गए कि हमारे एल्केन्स बेसिकली क्या होते हैं कि एल्केन्स हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिसमें कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं और ये सैचुरेटेड होते हैं, सिंगल फंडा है। इसके अलावा क्या है कि इनका जो हमारा फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला बात करें तो ये हमारा क्या होता है, CnH2n+, CnH2n+। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ये Cn है, N है ना, तो इसमें आप कोई भी नंबर फिट करो। जैसे मान लो हमने 1 किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन 1 हो गया हमारा। अब हाइड्रोजन के पास भी 2n है, तो यहाँ भी अगर 1 फिट करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 2, तो यहाँ 2 हो गया हमारा, और ये 2 2 4, यानी कि H हमारा 4 हो जाएगा। तो हमारा सिंपल क्या बन गया यहाँ पे, CH4, यानी कि पहला हमारा मीथेन बन जाता है। अब इसी N की जगह आप यहाँ पे 2 पुट कर दो तो C2 हो जाएगा, और H यहाँ पे 2 2 4 और 2 6, यानी कि 6 हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड मीथेन और सेकंड हमारा एल्केन हो जाएगा। तो इस
तरह हम यहाँ पे ढेर सारे एल्केन्स अपने बना सकते हैं। बस हमें क्या है, इस वाले फॉर्मूला में CnH2n+2 में हमें n की वैल्यू पुट करती जानी है और ये हम 1 2 3 पर कोई भी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपली अगर आप नोटिस करोगे तो जैसे ये वाला हमारा पहला मीथेन है, जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा, 3 करेंगे तो ये बनेगा, 4 करेंगे तो ये बनेगा। अब इसमें अगर नोटिस करोगे तो इन सबके बीच में हमारा CH2 का फर्क होता है। यानी कि सिंपली अगर मैं क्या करूँ, इसमें CH2 जोड़ दूँ तो 1 कार्बन जुड़ा, 2 कार्बन हो गए, 2 हाइड्रोजन जुड़े, 4 2 6 हो गए। इसमें फिर से मैं CH2 जोड़ दूँ तो 1 कार्बन जुड़ा, 3 हो गए, यहाँ पे 2 और जुड़ गए, 6 और 2 8 हो गए। तो इस तरह हमारे जितने भी मीथेन्स होते हैं, जितने भी हमारे एल्केन्स होते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, उन सबके बीच में आपको CH2 का एक यहाँ पे फर्क दिखता जाएगा। और इनको अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, तो ये जो हमारा हो जाता है, पहले ये हमारा हो जाता है मीथेन, ये हमारा हो जाता है ईथेन, ये हमारा हो जाता है प्रोपेन, ये हमारा होता है ब्यूटेन। ये हमारे नाम के अकॉर्डिंग है। एक हमारा सिंगल कार्बन मीथेन, 2 हमारे हो गए ईथेन, 3 हो गए हमारे प्रोपेन, 4 हो गए हमारे ब्यूटेन। तो ये सब बेसिक बात है, ये आपको पहले से आनी चाहिए। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो एल्केन्स हमारे सिंपली लीनियर और ब्रांच चेन में हो सकता है। जैसे सिंपली अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे ये हमारे लीनियर अभी हैं, जो सिंपल दिख रहे होंगे, अब इन्हीं को मैं ब्रांच कर दूं, क्या कर दूं, मान लो मैंने इस वाले CH2 को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, मैंने इधर जोड़ दिया CH3 और ये डायरेक्टली मैंने जोड़ दिया। तो अब क्या हो गया, ये हमारा लीनियर था, लेकिन अब इसमें एक ब्रांच जोड़ दी तो हमारे ब्रांच में भी हो जाते हैं। तो सिंपली हमारे लीनियर या फिर ब्रांच चेन में हो सकते हैं। और सिंपली यहाँ पे इसका जो पूरा हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री देखा जाए तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में होता है और ये जो बॉन्ड एंगल है वो हमारे 109.5 डिग्री होता है। ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक एल्केन के अंदर इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। यानी कि कई बार हमारा देखा गया है कि जो हमारे एल्केन्स है उसकी एल्केन्स क्या होती है, उनकी हेलोजिनेशन और उनकी हाइब्रिडाइजेशन, ये 2 टॉपिक हमारे एल्केन्स के अंदर से आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में। अब सिंपली देखो, यहाँ पे ना आपको कुछ नहीं करना है। पूरी केमिस्ट्री में क्या है कि आपको एक तो केमिकल रिएक्शन आनी चाहिए, दूसरी क्या है, जो नाम है ना उसी से आपको सारी कहानी पता चल जाएगी। एल्केन्स मतलब एल्केन्स के अंदर हमारी रिएक्शन हो रही है। हेलोजिनेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे हेलो ये हमारा और प्लस यहाँ पे जेनेशन। अब जो हेलो मतलब होता है ये हमारा बेसिकली हेलोजेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सिंपली हमारे हेलोजेंस। अब हेलोजेंस हमारे बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे एक्स ग्रुप वाले कंपाउंड होते हैं। अब भाई एक्स को याद मत करने लग जाना अपनी। तो यहाँ पे एक्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, फ्लोरीन आता है, फिर हमारा यहाँ पे आता है ब्रोमीन आता है, हमारा क्लोरीन आता है, हमारा आयोडीन आता है यहाँ पे। अब आप अगर कभी आपने नोटिस किया होगा ना, जो भी हमारी रिएक्शन होती है ना उनमें मोस्टली हमारा ब्रोमीन और क्लोरीन यही दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। रीजन क्या होता है कि देखो आपको पता है कि यहाँ हम बेसिक नोटबुक में लिख रहे हैं, लेकिन जो रियल लाइफ है उसमें हम क्या करते हैं, अपने कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं और पूरा रिएक्शन करते हैं और वो केमिकल्स का आगे जाके यूज भी करते हैं, उन्हीं से कुछ हमारे कंपाउंड्स भी बनते हैं। तो इसीलिए जो हमारा फ्लोरीन होता है ये थोड़ा सा ज़्यादा टॉक्सिक होता है और फ्लेमेबल होता है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल कम किया जाता है। आयोडीन की क्या खासियत होती है, आपको पता है कि आयोडीन क्या करता है, बहुत जल्दी आयोडीन I2 यानी कि I और I आपस में बॉन्ड बना के ये बना लेते हैं, तो इसलिए इसका भी हम कम इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो मोस्ट सूटेबल होते हैं कंपाउंड, मोस्ट सूटेबल हैलोजेंस होते हैं रिएक्शन के लिए, वो हमारे या तो ब्रोमीन होता है या फिर क्लोरीन होता है, और इसीलिए हमें मोस्टली जो है ब्रोमीन और क्लोरीन ही देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे सिंपली हम बात करते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में। तो सिंपली हैलोजिनेशन क्या है कि हैलोजन की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कोई भी जो हमारा कंपाउंड बनता है वो हमारा हैलोजन के साथ मिलकर कंपाउंड बन रहा है। अब किसके साथ मिलकर बन रहा है, तो भाई सिंपल सा फंडा है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, एल्केन्स के साथ मिलकर। यानी कि सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हमारा कोई भी एल्केन्स होगा ये वाला, तो इस एल्केन्स में क्या होगा कि हमारी हैलोजेंस की एडिशन होगी। अब मैंने एक बात आपको पहले ही बताई थी कि जैसे कोई भी हमारे एल्केन है, जैसे मान लो हमारा ये CH4 है, या हम और ले लें तो CH3 ले लेते हैं, ये हमारा एक ईथेन है। अब इसमें क्या होता है कि हमारा कोई भी जब हाइड्रोजन हमारा हटेगा ना, तब जाके उसकी जगह कोई और जुड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगी ये हमारा कार्बन, ये कार्बन, यहाँ पे हमारे क्या है 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर किसी भी, ये मान लेना कि यहाँ जो खाली जगह है ना वहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो अगर मैं क्या करूँ कि किसी भी जगह के एक हाइड्रोजन को क्या करूँ, रिप्लेस करता हूँ। तो जब मैं इसको रिप्लेस करूँगा तो पहले इसको हटा दूंगा, तो जब ये हट जाता है और वहाँ पे हमारी ऐसे जुड़ने वाली जगह बच जाती है ना, तो इस वाले कंपाउंड को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। यानी कि एल्काइल ग्रुप बेसिकली क्या होता है कि हमारा कोई भी, मान लो एक हमारा एल्केन है यहाँ पे सिंपली है, तो इस एल्केन के अंदर से मैं क्या करूँ, माइनस है एक एच हटा दूंगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लो मेरा CH4 है, तो यहाँ मैं क्या कर दूंगा, -H कर दूंगा, मेरा यहाँ पे CH3 आ जाएगा। अब CH3 से क्या होगा कि जो हमारा कार्बन है उसके पास 3 हाइड्रोजन लगे हैं और एक हमारे पास जगह बची हुई है कि यहाँ पे कोई और आके लग सकता है। तो जो ऐसे हमारे ग्रुप होते हैं इनको हम यहाँ पे एल्काइल ग्रुप बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि हैलोजन को इनके पास जाके जुड़ना है, तो हमें क्या है कि पहले एल्केन को एल्काइल में कन्वर्ट करना होता है, और उसके लिए सिंपली अगर यहाँ देखें तो हमने यहाँ पे मीथेन ले लिया, सिंपल सा फंडा है। अब मीथेन में क्या करूँगा कि एक H को जहाँ मैं हटा दूंगा तो यहाँ पे एक हमारा रिप्लेस होने की जगह बच जाती है, और यहाँ हमारे आते हैं हैलोजेंस। अब हैलोजेंस में हमारा क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन ये आते हैं। मोस्टली हमारे
यहाँ पे क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ होता है, तो क्लोरीन हमने यहाँ से ले लिया। अब क्लोरीन क्या करेगा कि इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और खुद यहाँ पे आके लग जाता है। तो अब वो क्या होगा कंपाउंड, ये हमारा CH3 था, तो ये हमारा CH3 आ गया और इसकी जगह हमारा X ग्रुप, X में हम चाहे Cl लगाएं या ब्रोमीन कोई भी लगा सकते हैं। तो अब ये जो हमारा बनता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। एल्काइल हैलाइड क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हैलोजन्स लग गए तो हैलोजन को लगने वाले को हम यहाँ पे हैलाइड्स बोल देते हैं, और यहाँ पे जो एल्केन था हमारा उसके अंदर से एक हाइड्रोजन निकल गया तो इसलिए हम इसको एल्काइल बोल देते हैं। तो अब जो हमारे यहाँ पे कंपाउंड बनता है उसको हम यहाँ पे एल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। यानी कि सिंपली अगर मैं आपसे बोलूँ कि जब हम किसी भी एल्केन की हैलोजनेशन करवाते हैं तो उस टाइम पे जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो हमारा एल्काइल हैलाइड फॉर्म होता है। अब इसमें एग्जाम्पल हमारा क्लोरीनेशन है और ब्रोमिनेशन है। अब जो एग्जाम है उसमें मोस्टली हमारा क्लोरीनेशन ही देखने को मिलता है, तो हम इसी के बारे में आगे यहाँ पे पढ़ते हैं। तो क्लोरीनेशन में सिंपली क्या है कि कोई भी हमारा जो एल्केन होगा उसके साथ हम यहाँ पे क्लोरीन की रिएक्शन करवाते हैं। अब जैसे मैंने आपको बोला कि जो हमारे हैलोजेंस हैं वो फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है। अब अगर हम फ्लोरीन के साथ करवाते हैं तो हमारे फ्लोरीनेशन, ब्रोमीन के साथ करवाते हैं तो हमारे ब्रोमिनेशन, क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो क्लोरीनेशन, और आयोडीन के साथ करवाते हैं तो आयोडीनेशन। यानी कि मैंने सिंपली बोला है आपको यहाँ पे नाम का बहुत फर्क होता है, यानी कि अगर आपको नाम पता है ना तो आप उसके दम पे सारी रिएक्शन वगैरह कर सकते हो। हमारी बात आ रही है क्लोरीनेशन की, तो जैसे हमारा क्लोरीनेशन में क्या है कि क्लोरीन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे और हमारा कोई भी एल्काइल जो हैलाइड बनेगा ना ये वाला, इस एल्काइल हैलाइड में हमारे X की जगह क्लोरीन लगा होगा। यानी कि सिंपली आपको इसी जो जनरल रिएक्शन थे इसी से आपके सामने प्रोडक्ट है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा कैसे बनेगा, ये बन जाएगा एक हमारा प्रोडक्ट, यानी कि CH3Cl, ये हमारा सिंपली एक प्रोडक्ट बन जाएगा। और CH3Cl का नाम क्या होता है, क्लोरोमीथेन बोल दो या आपको मिथाइल क्लोराइड बोल दो, सिंपल सा फंडा हमारा होता है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो एल्केन व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, इसमें हम UV लाइट का यूज करते हैं, तो इसमें हमें एक एल्काइल क्लोराइड प्राप्त होता है। अब क्लोराइड हमारा हैलाइड भी बोल सकते हैं, तो हमें एल्काइल क्लोराइड यहाँ पे मिल जा रहा है। रिएक्शन के लिए हमने यहाँ पे मीथेन ले लिया और मीथेन में हम यहाँ पे Cl2 की रिएक्शन करवाते हैं, और ये बेसिकली हमारे क्या करता है, हमारा एक मतलब फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन पे डिपेंड करता है। यानी कि सिंपली देखा जाए तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म हमारे काम आता है। तो फ्री रेडिकल में क्या होता है, जैसे ये हमारे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं ना, जैसे क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अब जैसे ये मान लो क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। अब हमने अब तक हमने यूनिट 3rd 4th हमने 5th 4th ऐसे कवर किया है, तो आपने नहीं देखा जाके देख लेना। उसमें हमने समझा था कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, अब जैसे मान लो OH वाला केस ले लेते हैं, जैसे हमारा ये OH है, तो OH वाले केस में क्या होता है कि O हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब इस तरह से हमारी शिफ्टिंग होती है ना तो H पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है और O पे हमारा नेगेटिव आ जाता है। लेकिन अब इन दोनों के केस में दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो इस केस में क्या होता है कि ये दोनों ही इस बॉन्ड को ब्रेक करके और किसी के पास पर्टिकुलर नहीं जाता, ये दोनों के पास एक रेडिकल बन जाता है इस तरह से, और इसको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। और ये कब मोस्टली होता है, जब हमारे जो यहाँ पे हमारे एटम दिख रहे होंगे ये मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो भाई किस पर नेगेटिव जाए किस पे पॉजिटिव जाए, इस चक्कर में यहाँ पे हमारे फ्री रेडिकल डेवलप जाते हैं, और ये फ्री रेडिकल बेसिकली क्या करेंगे, देन आगे जाके अटैक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि Cl2 हमारे 2 फ्री रेडिकल में टूट जाता है, इस तरह Cl2 Cl फ्री रेडिकल Cl2 बैठेगा। अब जो हमारा एक Cl है वो हमारे यहाँ पे जाके एक H को रिप्लेस कर देगा, और जो H हमारा निकलेगा वो दूसरे वाले Cl के साथ मिलकर HCl बना देता है। तो जैसे हमारे यहाँ पे क्या होगा, CH3Cl बन गया और यहाँ पे HCl बन जाता है। अब इसके बाद भी ये रिएक्शन रुकती नहीं है, जैसे हमारे ये UV लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है। अब हम इसको किसी बीकर वगैरह में करेंगे, तो यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे अपना कोई भी हमने यहाँ पे मीथेन डाल दिया और यहाँ पे हमने अपने क्लोरीन का ये डाला है, तो अब जैसे ये हमारा बन गया CH3Cl, इसके बाद भी ये रिएक्शन रुकती नहीं है। अब आगे क्या होता है, जैसे हमारा CH3Cl है, अब हमारा जो अगला वाला क्लोरीन है, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्लोरीन पड़े हुए हैं, तो ये फर्दर हमारे इस वाले फ्री रेडिकल में टूटेंगे। ये क्या करेगा, एक इस H को रिप्लेस करके यहाँ जुड़ जाएगा, और दूसरा वाला Cl हमारा इसके साथ मिलकर यहाँ से जो H निकलेगा उसके साथ मिलकर HCl बना देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक Cl लगा था, अब यहाँ पे एक और जुड़ गया, तो हमारा CH2Cl, क्योंकि एक H निकलेगा तभी होगा। फिर हमारा इसके बाद नेक्स्ट होगा CHCl3, और फिर हमारा नेक्स्ट होगा, तो फाइनली जब हमारे यहाँ पे कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाता है तब जाके ये रिएक्शन रुकती है, क्योंकि अब यहाँ पे कार्बन के पास एक भी ऐसी और मतलब बैलेंसिंग हाइड्रोजन नहीं बचा जिसको रिप्लेस करके क्लोरीन जुड़ जाए। क्योंकि ये हमारा क्या होगा कि कार्बन के यहाँ पे क्या है कि चारों तरफ हमारा जो है क्लोरीन 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 लग चुके हैं, तो हमारा हो जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब जो हमारा क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन है ना, ये बेसिकली फॉलो करता है हमारे फ्री रेडिकल वाले मैकेनिज्म को। तो देखो आपको मैं अभी बता दूं कि जहां जहां हमारा फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म लगेगा ना, उसमें ये स्टेप हमारे सेम आएंगे और सेम ही हमारे पूरी प्रोसेस हो रही होगी। तो आपको क्या करना है कि ये जो हम बता रहे हैं इसको अच्छे से याद कर लो, क्योंकि आगे जो हमारे आने वाले हैं उन सब में सेम हमारा रहेगा। तो सिंपली जो हमारा ये क्लोरीनेशन है ये बेसिकली हमारा फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करता है, इसमें मैकेनिज्म ये लगेगा, और इसमें 3 स्टेप हमारे फॉलो होते हैं। पहला हमारा आता है चेन इनिशिएशन, दूसरा आता है चेन प्रोपगेशन,
प्रोपगेशन, तीसरा हमारा था चैन टर्मिनेशन। अभी आपको ये थोड़े नए लग रहे होंगे, जब आप इस वीडियो के एंड तक पहुंचोगे ना, ये सारे आपको रट चुके होंगे, मुंह जुबानी आपको सारा कुछ याद हो जाएगा। तो पहले अगर हम बात करें चैन इनिशिएशन के बारे में, तो ये बेसिकली होता है कि यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो रही है। इनिशिएट मतलब होता है स्टार्ट होना। तो इसमें क्या है कि इन दिस स्टेप क्लोरीन मॉलिक्यूल्स अंडरगो होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन का मतलब होता है एक तरह से ब्रेकडाउन। होमोलाइटिक मतलब सेम कंपाउंड हो रहे हैं और इससे हमें क्लोरीन के फ्री रेडिकल मिलते हैं। तो जब भी आपको ये फ्री रेडिकल वाली रिएक्शन होगी, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका ये कंपाउंड है, देखो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें हमारी दो बेसिकली हमारे होते हैं, एक हमारा होता है रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट हमारा होता है जिसके साथ रिएक्शन होनी है, और जिसके साथ जो रिएक्शन करवाने में हेल्प करता है उसको हम यहाँ पर रिएजेंट बोल देते हैं। तो रिएक्टेंट एक्चुअल में हमारा विक्टिम हो गया, जो सबस्ट्रेट है हमारा, जो कंपाउंड जैसे मीथेन, और रिएजेंट जो इसको करवा रहा है, जैसे हमारा यूवी ये हो गया, और जिसकी प्रेजेंस में होता है उसको हम यहाँ पे कैटालिसिस या फिर कैटलिस्ट बोल देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा क्या एक रिएजेंट होता है। तो जब भी हमारे यहाँ पे फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म आएगा, सबसे पहले जो हमारा रिएजेंट होता है वो आता है यहाँ पे। तो रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट क्या होगा कि इसका हो जाता है ब्रेक डाउन, और ये आपको बताया कि भाई दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों के पास एक एक फ्री रेडिकल हमारा पहुंच जाता है। तो एक ये फ्री रेडिकल, एक ये फ्री रेडिकल हमारा बन जाता है। सेकंड हमारी स्टेप आता है चैन प्रोपगेशन। इसमें बेसिकली क्या है कि ये भी फर्दर हमारा दो पार्ट्स में होता है। अब क्या होगा कि ये जो हमारा क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया ना, ये हमारा अब क्या करेगा कि अपने मीथेन पर, जो हमारा मेन यहाँ पे कंपाउंड था, इसके ऊपर अटैक करेगा। जो ये था इसके ऊपर अटैक करेगा। तो इस पे हमारे 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो मैंने एक हाइड्रोजन को थोड़ा सा अलग लिख लिया आपको समझाने के लिए। तो CH3 CH है। तो अब जो हमारा ये क्लोरीन फ्री रेडिकल था, एक इसमें से एक बताया है, वो हमारे हाइड्रोजन के ऊपर जाके अटैक करेगा, क्योंकि भाई ये तो अपना अनस्टेबल है, भाई इस पर रेडिकल है, एक तरह से चार्ज मान सकते हैं। तो इसके साथ ये जुड़ना जाएगा। तो क्या करेगा, इसको जुड़ जाएगा, और जब ये इसके साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पे तो बन गया HCl, लेकिन अब जो ये हटा हमारा, तो इस पर आ जाएगा हमारा देन फ्री रेडिकल। यानी कि फ्री रेडिकल सिर्फ हमारा यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, खत्म नहीं हुआ। तो ये हमारा इसके साथ जुड़ गया, लेकिन जो ये CH3 है इसके बाद हमारा फ्री रेडिकल आ जाता है। तो अब हमारा बन जाता है मिथाइल फ्री रेडिकल। अब क्या होगा कि अब जो हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल है वो हमारा अटैक करेगा दूसरे वाले क्लोरीन मॉलिक्यूल्स पे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये Cl2 है, लेकिन जब ये हमारा इसमें आता है, किसी भी बीकर या कॉन्केव फ्लास्क में होगा, तो यहाँ पे अनलिमिटेड मात्रा में हमारा Cl2 प्रेजेंट है। यहाँ पे वो नहीं चलता कि एक बार Cl है इसमें मिलाया, वो नहीं। ये हमारा मैकेनिज्म इसीलिए हमारे लिखे जाते हैं कि अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे मिथाइल, एक तरह से मिथाइल फ्री रेडिकल बना, ये हमारे किसी नए वाला जो हमारा क्लोरीन होगा उस पर जाके अटैक करेगा। और जब उस पर अटैक करेगा तो इसलिए बात है कि एक Cl के साथ, ये जैसे इसने इसको लिया ना, वैसे ये हमारा इसको ले लेगा और इसके साथ जाके बॉन्ड बनाएगा, और जो हमारे यहाँ पे Cl है ये हमारा देन अलग निकल के फ्री रेडिकल में हो जाएगा। तो इसने क्या किया, जैसे स्टेबल करने के लिए इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये खुद को स्टेबल करने के लिए इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, और जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो CH3 जो हमारा था इसके साथ Cl जुड़ गया, और हमारा यहाँ पे एक तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है मिथाइल क्लोराइड वाला। और यहाँ पे जो Cl था ये देन हमारा फ्री रेडिकल में बन जाता है। अब ये जो फ्री रेडिकल बन गया ये हमारा देन जाता है यहाँ पे, जो हमारा ये पहला स्टेप था चैन प्रोपगेशन का। अब ये क्या करेगा, किसी नए वाले मिथाइल जो हमारा था मीथेन था उसके साथ जाकर बाइंड करके दोबारा से मिथाइल फ्री रेडिकल बनाएगा। ये देन किसी नए वाले क्लोरीन के साथ मिलकर ये बनाएगा, और ये देन इसको फ्री कर देगा, ये चलता रहेगा। तो चैन प्रोपगेशन का मतलब होता है कि एक तरह से हमारा सर्कुलेट सारा कुछ चलता जा रहा है, यानी कि ये रिएक्शन हमारी रिपीटेडली चलती रहती है। कब तक चलेगी, जब तक हमारे जो पूरा का पूरा हमारा क्लोरीन और पूरा का पूरा मिथाइल हमारा यूज ना हो जाए, तब तक ये हमारा किसी भी फ्लास्क के अंदर जो है रिएक्शन चलती रहती है। तो इसी को हम यहाँ पे चैन प्रोपगेशन बोलते हैं। और जब हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, यानी कि ये हमारा पूरा बना के सब ऑलमोस्ट हो जाता है, तब हमारे इसमें थर्ड स्टेप आता है चैन टर्मिनेशन का। अब ये बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे फ्री रेडिकल देन बचे, यानी कि इसने सारा काम कर दिया, तो अब जो हमारे जैसे मिथाइल का ये फ्री रेडिकल बच गया, हमारा इसका ये फ्री रेडिकल बन गया, ये आपस में देन आखिरी में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेते हैं और हमारे यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जैसे हमारे जो क्लोरीन अगर ये आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो हमारा Cl2 बन जाता है। अगर यहाँ पे CH3 ये फ्री रेडिकल करते हैं तो हमारा ये बन जाता है। और अगर जो हमारा बचा हुआ था, जैसे हमारा जो क्लोराइड और यहाँ पे मिथाइल, ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा फिर से एक नया प्रोडक्ट यानी कि क्लोरोमीथेन बनता रहता है, या मिथाइल क्लोराइड। तो इस तरह हमारा जो है, वैसे तो प्रोडक्ट हमारे चैन प्रोपगेशन में यहाँ पे बन जाता है। इसके बाद जो हमारे ये फ्री रेडिकल ये बचा, तो ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, आपस में बाद में रिएक्ट करके एंड में जब हमारी इधर की रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी, तब जाके हमारे ये फिर से जो है प्रोडक्ट, ये हमारा इथेन हो गया, और ये हमारे यहाँ पे क्लोरीन बना देते हैं। तो ये था हमारा क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन के बारे में। सिंपली 3 स्टेप था, सारा कुछ आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब हमारा एल्केन्स के अंदर एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन एल्केन्स। तो अब आपके लिए क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्योंकि भाई ये अब आपको पता है कि आप पता नहीं कब पढ़े होगे, तो थोड़ा बहुत आपको नहीं पता होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन सिंपली हमारा क्या होता है कि जो हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं ना, उनकी मिक्सिंग होती है। नहीं समझ आई? चलो इसको ना बिल्कुल ही स्टार्टिंग से समझते हैं। तो जैसे हम सिंपली जानते हैं, कार्बन का एग्जाम्पल लेके समझते हैं, वो आपके आगे
आगे काम आएगा। तो जैसे हमारा ये कार्बन है, तो इस कार्बन के पास बेसिकली क्या है कि 6 होता है हमारा एटॉमिक नंबर और 12 होता है हमारा एटॉमिक मास। हमें जो ये ऑर्बिटल या हाइब्रिडेशन होती है इसमें हमारा मतलब होता है इस एटॉमिक नंबर से मतलब होता है। तो अब एटॉमिक नंबर के लिए हम यहाँ पे लेते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अब ये क्या होता है बेसिकली, तो जो हमारे एटम होते हैं इसको हम डिवाइड करते हैं। तो ये आपको अगर पता होगा तो हमारा इस तरह होता है, एक होता है 1s, उसके बाद हमारा आता है 2s और 2p आता है। अब जो 1s होता है तो एक s में हम 2 यहाँ पे एटम भर सकते हैं, इसमें भी 2 भर सकते हैं। और जो हमारा p होता है इसमें टोटल वैसे हम क्या कर सकते हैं, 6 भर सकते हैं, टोटल 6 भर सकते हैं। अब ये किस तरह होता है आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे हमारा ये 1s का होता है, ये 2s का होता है और ये हमारा होता है यहाँ पे 2p का होता है, इस तरह होता है। अब इसमें 6 कैसे भर सकते हैं, तो 1s में हम एक ऐसे भरते हैं, एक ऐसे भरते हैं, फिर इधर ऐसे भरते हैं, ऐसे भरते हैं और इधर हम इस तरह करके जो है टोटल यहाँ पे 6 अपने यहाँ पे टोटल हम जो है एटम यहाँ पे अपने भर देते हैं, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इससे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अब हमारे पास क्या होता है कि जो कार्बन होता है उसके पास सिर्फ 6 होते हैं। अब 6 होते हैं तो हमें स्टार्टिंग से भरना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसमें 6 है तो हम 1s2 इसमें भर देंगे, फिर दूसरा हम यहाँ पे 2s2 इसमें भी हम पूरा भर देंगे। लेकिन जब हम p की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 भर जाते हैं, लेकिन अब कितने बचे, 2 यहाँ भर गए, 2 यहाँ भर गए, 4 भर गए, अब केवल 2 ही तो बचे ना। तो हमारे पास जो p ऑर्बिटल होता है उसमें सिर्फ हमारे 2 भरते हैं। तो हमारा कैसे होता है कि 1s2, 2s2 और 2p2 इस तरह हमारा ये भर जाता है। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है, हाइब्रिडाइजेशन हमें पढ़ना है ना, तो अब ट्विस्ट क्या आता है इसको समझते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि इतनों को भर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया एक s, हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये इस तरह भर गया और जो हमारा p के होते हैं इसमें हमारे 3 यहाँ पे होते हैं, लेकिन हमारे पास क्या है कि सिर्फ 2 ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बचे, तो एक यहाँ भर जाता है, एक यहाँ भर जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हमारा चल रहा है ना, ये सारा का सारा हमारा होता है ग्राउंड स्टेट में, यानी कि जब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो एकदम फ्री स्टेट में है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एल्केन्स के बारे में, और एल्केन्स का मतलब क्या है कि ये जो हमारा कार्बन है ना ये किसी के साथ अटैच है। तो हमारा इनिशियल क्या है कि जो हमारा कार्बन है वो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। अगर हम ईथेन के केस में लेते हैं तो कार्बन कार्बन के साथ अटैच है और उसके बाद यहाँ पे 6 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। तो यहाँ पे कार्बन हमारा किसी के साथ अटैच है, और जब कार्बन किसी के साथ बॉन्ड बनाता है ना, तो भाई जब वो बॉन्ड बनाएगा तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो इस वजह से उसकी जो है बैलेंस 4 हो जाती है। कैसे होती हैं अब इसको ध्यान से देखो। जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, ये जो हमारा 2 वाला पूरा का पूरा सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये एक्साइटेड होने की वजह से क्या है कि ये जो एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था वो हमारा इधर शिफ्ट हो जाता है, और हमारी नई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनती है कि हमारी जो 1s2 था ये तो हमारा सेम रहेगा, लेकिन जो 2 वाला था उसमें क्या होता है कि एक हमारा यहाँ चला जाता है, और जो हमारे बाकी का इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे कैसे होता है, ये वाला इधर चला गया, तो ये हमारा इधर रहा, ये हमारा इधर रहा, और जो एक इधर चला गया वो हमारा इधर हो जाता है। तो हमारा इस तरह भर जाता है। अब ये हमारा था 1s2, ये हमारा था 2s और ये हमारा था 2p। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1s में 1 भरा हुआ है और 2p में हमारे 3 भर जाते हैं। कितने भर गए, 3 भर गए। तो अब अगर इनको आप काउंट करोगे ना तो क्या बन जाता है, S1 और यहाँ पे P3, तो sp3। तो इस तरह जो हमारा एल्केन्स होते हैं उसके अंदर बेसिकली हमारी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। क्या होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही हमारे ये एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो हमारे इस तरह हो जाते हैं, यानी कि ये वाला हमारा एक्साइटेड हो गया इस वाले बॉन्ड में चला जाता है, क्योंकि इनका भरना बहुत जरूरी है। 2 भरे हैं अच्छी बात है, लेकिन एक का होना बहुत जरूरी है, इसीलिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर शिफ्ट कर जाता है और हमारे इस तरह 2s1 हो जाता है और यहाँ पे 2p3 हो जाता है। क्योंकि 3 हो गए यहाँ पे तो हमारा sp3, यानी कि यहाँ पे हमारी sp3 हाइब्रिडेशन निकल के आ जाती है। तो अगर आपको कभी बेसिक बिल्कुल ही हाइब्रिडेशन स्टार्टिंग से चाहिए हो, कैसे क्या होता है ये सब बात है, तो आप कमेंट करके बताना भाई, हम आपको कभी डिटेल्स में बिल्कुल बेसिक बताएंगे। अभी एग्जाम के अकॉर्डिंग आप इतना समझ गए कि हमारे जो एल्केन्स है उनमें क्यों आती है। अब यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि अगर कोई भी कंपाउंड आपके पास आता है, कभी भी कोई भी आता है ना, बस आपको क्या याद रखना है कि अगर कोई भी हमारा एल्केन है या वो है, अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है, यानी कि मान लो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, उधर हमेशा आपकी sp3 हाइब्रिडेशन होगी। अब कहीं पर अगर आपका कार्बन कार्बन क्या है डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, वहाँ पे चाहे जो मर्जी हो जाए वहाँ पे आपकी sp2 हाइब्रिडेशन मिलेगी। और कहीं पर अगर कार्बन कार्बन क्या है आपके ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्ट हो जाए, तो वहाँ पे हमेशा आपको क्या होगी, sp सिर्फ sp हाइब्रिडेशन मिलेगी, यानी कि sp3 आपकी सिंगल बॉन्ड में, sp2 आपकी डबल बॉन्ड में और sp आपकी सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड में। तो सिंपली आप कोई भी कंपाउंड को देखकर ही बता सकते हो कि उसमें हमारी कौन सी हाइब्रिडेशन है, हमारी sp है, sp2 है या फिर sp3 है। अब मैंने यहाँ पे एक कंपाउंड लिखा है और इसकी मैंने नंबरिंग भी कर दी। वैसे नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4, बस जस्ट के लिए मैंने आपको दिख दिया कि बस आपको ये बताना है कि ये जो कार्बन है ना हमारे, जैसे ये पहला कार्बन दूसरा कार्बन ये है, तो किस कार्बन पे कौन सी हाइब्रिडेशन है ये आपको लिख के बतानी है। और ये मैं आपको और बता दूं कि अगर मान लो ये दोनों डबल बॉन्ड के बीच हैं, तो अगर यहाँ पे sp2 होगी तो इस पर ऑटोमेटिक हमारी sp2 हो जाएगी। तो अब आपको जो है हर एक कार्बन की नंबरिंग यहाँ से शुरू होती है, वैसे याद रखना क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर है। बस आप बताओ यहाँ पे कि कौन से वाले कार्बन में कौन सी हाइब्रिडेशन हमारी प्रेजेंट होगी, फटाफट जो है कमेंट करके लिख के बताओ।
तो अब आप पूरा समझ गए कि भाई हाइब्रिडेशन कैसे क्या है। अब इसके बारे में थोड़ी सी यहाँ टेक्निकल बात करें तो हाइब्रिडेशन क्या होता है कि इट इज अ कंसेप्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म अ न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी कि सिंपली यहाँ पे देखा जाए तो हमारे ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, अब इन्होंने क्या किया आपस में मिक्स करके एक नया हमारा पूरा ऑर्बिटल बनके तैयार हो गया। अब इसमें क्या है, 2 और मोर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके एक बनाते हैं। अब हमारे जो एल्केन्स है उसमें बेसिकली sp3 हाइब्रिडेशन होते हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन इन विच 1 s यानी कि इसमें केवल एक s और 3 p ऑर्बिटल क्या होते हैं आपस में मिक्स करके बनाते हैं। जैसे हमारा एक s हो गया और 3 हमारे p वाले हैं, ये आपस में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पूरा दिख गया होगा। अब ईच sp3 जो हमारा हाइब्रिडल है उसमें जो एस है हमारे, इस पे 25% कैरेक्टर होंगे और जो पी है उसमें 75% कैरेक्टर होंगे। अब ऑब्वियसली बात है एस हमारा एक है, ये 3 है, तो 100% में टोटल क्या हो जाएगा, 25% ये बचा और 75% हमारा ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल यानी कि मीथेन के लिए देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। तो मीथेन के लिए हमारा CH4 हो गया। अब यहाँ पे हमने पहले इसका स्ट्रक्चर बना देना है, देन लिखना है कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो बेसिकली हमारा सेंट्रल एटम में मतलब हम पूरा का पूरा निकालते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपका कार्बन है ना, अब इसके साथ आपके 4 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसका जो सेंट्रल एटम हमारा क्या है, कार्बन ही तो है। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी जगह कोई और ले लेता, मान लो मैंने जैसे ये ले लिया, तो इन सबका ये जो हमारा सेंट्रल एटम वो यही तो होगा, क्योंकि अगर मैं बना दूं मान लो यहाँ 2 H लग गए, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन लग गया, तो इसका सेंट्रल एटम ये होगा, इसका सेंट्रल एटम ये होगा। तो हमारा जो सेंट्रल एटम होता है ना, उसी में हम यहाँ पे हाइड्रोजन को चेक करते हैं। तो यहाँ बेसिकली क्या है कि कार्बन हमारा क्या है, सेंट्रल एटम है। अब इसको चेक करने के लिए हम कुछ स्टेप को फॉलो करेंगे और कंप्लीट अपनी हाइड्रोजन यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी इसकी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या है, कार्बन के 6 एटॉमिक नंबर होता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है, ग्राउंड स्टेट में ये ऐसे फिल होगा। अब जो हमारे आउटर मोस्ट सेल होते हैं, ये हमेशा याद रखना है, स्टार्टिंग का नहीं, जो आउटर मोस्ट सेल होता है ना उसी में हम यहाँ पे पूरे हाइड्रोजन को देखते हैं। अब जब हम इसको एक्साइटेड स्टेट में कर देंगे तो ये हमारा इधर चला जाएगा, क्योंकि जब कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा ये इस तरह बन जाएगा और इसमें बेसिकली sp3 हाइड्रोजन हो जाएगा। पहला स्टेप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दूसरे में एक्साइटेड स्टेट में, तीसरे हमारे हाइड्रोजन क्या है, sp3 हमको यहाँ पे पता चल गया। फोर्थ हमारी होती है ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है किसका कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो S का हमारा थोड़ा इस तरह का देखने को मिलता है और जो हमारा P होता है वो थोड़ा सा इस तरह का देखने को मिलता है। तो छोटा वाला हमारा बड़े में सिमट जाता है, तो इस तरह से। अब जो हमारे sp3 वाले हैं वो 4 हमको देखने को मिलते हैं मीथेन के अंदर। क्यों? क्योंकि मीथेन में बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो कार्बन के साथ बेसिकली 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 हमें जो है इस तरह के बॉन्ड यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। तो अब हमारी 5th नंबर पे आती है ज्योमेट्री। तो एल्केन्स हमारी क्या है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट को शो करता है। तो जैसे हमारा कार्बन है, अब इसके साथ ये हमारा एक गया, एक हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारे 4 यहाँ पे बॉन्ड जो इसके अटैच है, किसके, sp3 के, जो हमारा कार्बन शो करता है, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद आपको बताया कि इधर हाइड्रोजन भी लगे थे। तो जो हाइड्रोजन होते हैं उनका जो ऑर्बिटल है वो ओवल शेप का होता है। तो हमें क्या करना है, इन चारों के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच कर देना है इस तरह से। तो हमारा एक नया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है और ये बेसिकली sp3 हाइड्रोजन शो करेगा और इसका जो अरेंजमेंट है वो टेट्राहेड्रल होगा। यानी कि ये हमारा जो शेप होता है ना, ये टेट्राहेड्रल इस तरह आप बनाते हो, तो ये हमारा टेट्राहेड्रल कहलाता है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, कोई ज़्यादा नहीं है। कैसे निकला वो सब मैंने आपको बता दिया। अब ये आपको बता देना जब मीथेन के लिए आए, और अगर बाई चांस आपके पास ईथेन के लिए आ जाता है, सारा कुछ आपका सेम है, स्टेप वगैरह सब सेम है। बस क्या करना है आपको कि ये जैसे 2 कार्बन होंगे ना, आप एक को मान लेना ए और एक को मान लेना बी। अब आप लिखना है कि कार्बन ए और कार्बन बी दोनों, क्योंकि भाई दोनों सिंगल बॉन्ड से है, तो दोनों के लिए आप क्या है, इस तरह इसको बना के लिख देना, कार्बन ए के लिए, बी के लिए, और आपको sp3 मिलेगी। और दोनों के जब बीच में देखोगे इस वाले इसके बीच में, तो sp3 और sp3 इस तरह लिख देना कि इन दोनों में sp3 हाइब्रिडेशन होती है। यहाँ पे सिंपल सा फंडा है। अब इसका जब स्ट्रक्चर आप पूरा बनाओगे ज्योमेट्री, तो भाई ये कार्बन कार्बन, बस इधर का जो हुआ ना ये आपस में बॉन्ड कर देना, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन तो रिमूव हो जाता है, बाकी 3 हाइड्रोजन इधर लगे हैं, 3 इधर लगे, तो हमारी एक पूरा कंप्लीट बन जाता है। तो बोथ कार्बन के पास हमारी sp3 हाइड्रोजन होती है और इसके ईथेन के अंदर ये आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब एल्केन्स की अगर प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो एल्केन्स हमारे इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, ऑर्गेनिक में सॉल्वेंट्स होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे जो हमारे एल्केन्स है ना वो 1 से लेकर 4 तक देखें, अगर हम क्या देखें, मीथेन से लेके प्रोपेन और ब्यूटेन तक देखें, तो हमारे सारे कलरलेस गैसेस होते हैं। उसके बाद की अगर हम यहाँ पे बाकी के देखेंगे, हेक्सेन देखेंगे, हेप्टेन देखेंगे, तो वो हमारे कलरलेस लिक्विड होते हैं। और अगर उससे भी बाद के देखेंगे तो थोड़े से सॉलिड हो जाते हैं, गीले से लिक्विड, तो एक तरह से बैक्स टाइप सॉलिड हो जाते हैं। दे नॉन पोलर होते हैं और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट है वो जैसे जैसे हम
हम आगे अपने कंपाउंड में बढ़ते जाएंगे वो उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता जाता है। हमारा आखिरी इसमें टॉपिक आता है पैराफिन्स के बारे में। तो पैराफिन्स एक्चुअल में कुछ नहीं होते, वो जो एल्केन्स रहते हैं ना उन्हीं का अनदर नेम हमारा पैराफिन्स होता है, यानी कि एल्केन्स को ही हम यहाँ पे पैराफिन्स बोल देते हैं। तो सिंपली अगर इसको डिफाइन भी आप इसी तरह कर सकते हो कि ये भी हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके पास स्ट्रेट या फिर ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है। अब मेन आता है इसके यूजेस के बारे में, जो क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में कई बार बन के आता है यूजेस ऑफ पैराफिन्स के बारे में। तो जो हमारे पैराफिन्स है वो बेसिकली हमारे फ्यूल की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे हमारा मीथेन हो गया, ये एक नेचुरल गैस है और नेचुरल गैस आपको पता है कि ये कहाँ से और निकलती है, कमेंट करके बताओ किस किस को पता है। इसके बाद हमारी प्रोपेन और ब्यूटेन आ गई, तो ये हमारी गैसेज है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में हमारी गैसेस होती है। उसके बाद यहाँ बात करें तो ये हमारे ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करेंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। इसके बाद जो हमारी ये सॉल्वेंट की तरह भी काम करते हैं, कोटिंग, पेंटिंग, अडेसिव, इन सब केस में। इसके बाद हमारी बहुत सारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होती हैं, उनमें एक्सीपिएंट की तरह काम करते हैं। इसके अलावा हमारे कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर प्रोडक्ट जैसे लोशन हो गए, क्रीम्स हो गए, ऑइंटमेंट हो गए, इन सब में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो हमारे लिक्विड पैराफिन्स होते हैं ना वो हाईली रिफाइंड लिक्विड मिनरल ऑयल होते हैं और ये कई जगह पे हमारे ड्राई स्किन में, कॉन्स्टिपेशन या फिर एक्जिमा वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड पैराफिन को और किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों ने फार्मास्यूटिक्स पढ़ी होगी ना फर्स्ट सेमेस्टर के उनको पता होगा। अब आप फटाफट जो है इसको कमेंट करके बताओ। तो अब हमने जो अपना एल्केन्स वाला पार्ट कवर कर लिया, अब हमारी बारी आती है एल्कीन्स की। तो ये जो एल्कीन्स है ना ये हमारा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि सिंपली मैं बोलूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या हो जाएगा इस पूरे में, एल्कीन्स हो जाएगा। अब इनके बारे में सिंपली बात करें तो जैसे हमने पूरे के पूरे अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अच्छे से बात की थी, तो बस सिंपली क्या कहते हैं कि अगर हमारे जो कार्बन कार्बन है ना उनके बीच अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे मान लो कोई भी हमारा कंपाउंड है, ये जैसे हमारा मीथेन था, सिंपली बात है। अब क्या हो कि इस कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड था, अगर बाई चांस क्या होता है कि जो हमारा कार्बन है और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाए तो इन वाले कंपाउंड को हम यहाँ पे एल्कीन्स बोल देते हैं। एल्क मतलब होता है जो एल्काइल ग्रुप हमारे नॉर्मल जो एल्केन्स हो गए कार्बन की चेन वाले, और इंस मतलब हो जाता है डबल बॉन्ड के लिए ये रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारा इन वर्ड होता है। तो इंस मतलब हमारा हो जाता है डबल बॉन्ड। तो एल्केन्स सिंपली मतलब क्या जाता है कि हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बेसिकली हमारे डबल बॉन्ड को कंटेन करते हैं। अब ये डबल बॉन्ड चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे उससे ज़्यादा हो, ये डिपेंड नहीं करता, अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कार्बन कार्बन के बीच में तो वो हमारा एल्कीन्स होता है। याद रखना कार्बन कार्बन के बीच में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो ये हमारा सिंपली अगर मैं बोलूँ ये CH3 था, ये यहाँ पे हम क्या करें C डबल बॉन्ड O इस तरह जोड़ दें और यहाँ पे हम कुछ भी S लगा दें, तो ये हमारा एल्कीन्स नहीं होगा क्योंकि ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अगर कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको हम यहाँ पे क्या है, एल्कीन्स बोलते हैं। तो इसका हमारा जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी कि सिंपली CnH2n। अब इसके लिए आपको एक बात पता है कि जैसे कार्बन कार्बन है तो इनके बीच डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो भाई मिनिमम हमें जो है 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है अगर हमें इथीन बना, अगर हमें यहाँ एल्कीन्स बनाना है, क्योंकि हमारा सिंपल फंडा क्या है कि यही कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं आपको मीथेन दूँ, मान लो CH4 था, तो यहाँ पे एक ही तो कार्बन है, भाई किसके साथ डबल बॉन्ड जोड़ोगे। तो हमें जो एल्कीन्स होते हैं उनको बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है और 2 कार्बन मिलके क्या करते हैं यहाँ पे एल्कीन्स बनाते हैं। और इसीलिए हमें यहाँ पे क्या कि ये जो हमारा फॉर्मूला है ये 2 के बाद ही स्टार्ट होगा। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें 2 पुट कर दें तो जैसे C2 हो गया और यहाँ पे अगर हम पुट कर देंगे 2 2 4 तो C2H4 हो जाएगा। अब इसको बनाएंगे तो हमारा कार्बन 2 है तो यहाँ पे 2 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन आया तो ये हमारा बन गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा पहला होता है, इसको हम बोलते हैं ईथीन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा मीथीन नहीं बन सकता क्योंकि एक से काम नहीं चलेगा, तो हमें 2 चाहिए। तो हमारा जो प्राइमरी यानी कि पहला जो हमारा एल्कीन्स होता है वो हमारा होता है बेसिकली ईथीन होता है, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भी हमारा ईथीन ही किया जाता है। अब इसमें और एग्जांपल देखा जाए तो अगर मैं क्या करूँ, इस कार्बन के यहाँ पे 3 वाला अटैच कर दूँ, 2 की जगह 3 कर दूँ तो C3 और S6 हो जाएगा। तो ये हमारा C3H6 हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओ अगर, तो कार्बन एक तो हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो कार्बन का यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमारा सिंगल हो गया। इसके बाद 6 कार्बन हाइड्रोजन, तो 1 2 3 इधर लग गए, एक यहाँ लग गए 4 और 2 हमारे यहाँ लग गए। तो इसको अगर सिंपली बनाया जाए तो हमारा इस तरह बनेगा CH2, ये हमारा डबल बॉन्ड CH हो गया और यहाँ पे CH3 आ गया। इस तरह बना के आप जो है नॉर्मली इसको समझना शुरू कर दोगे कि ये हमारा किस तरह का होता है। तो ये जो हमारा बन गया इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपली कहता है 1 2 3 हो जाएगा। तो ये हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है, 3 से हमारा प्रोपीन हो गया। अब चाहे तो आप यहाँ पे इस तरह को 1 प्रोपीन लिख दो कि पहले नंबर पे हमारा यहाँ डबल बॉन्ड था, चाहे आप प्रो1 लिख दो, तो इस तरह आपका चलता है। ठीक है, 1 होता है तो हम लिखते नहीं है, तो हमारा नॉर्मली प्रोपीन हो जाता है। तो ये हमारे एल्कीन्स के बारे में सारी बातें समझ आ गई। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक आता है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स क्या होते हैं। एग्जाम में नहीं आता लेकिन हमने थोड़ा सा कवर किया इसको।
अब देखो जो हमारे एल्केन्स होते हैं ना उनमें भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस डबल बॉन्ड की वजह से क्या होता है कि ये मोर रिएक्टिव हो जाते हैं। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है कि इनके साथ रिएक्शन करना आसान होता है। यानी कि सिंपली अगर आप किसी एल्केन जो नॉर्मली हमारे ये होते हैं जैसे मीथेन मान लो ये है, इसके साथ रिएक्शन करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि भाई सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे। लेकिन जो डबल बॉन्ड है ना, इससे क्या होगा कि ऐसे ही हम इसको डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, इसको हम डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, हम यहाँ पर कुछ जोड़ सकते हैं, हम यहाँ पे कुछ जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसको तोड़ते ही हमारा जो कार्बन है इसके साथ एक एक बैलेंस हमारी है फ्री हो जाती है, कार्बन का 4 अटैच हो सकते हैं। लेकिन जो एल्केन है इसमें हमें किसी एक को हटाना पड़ेगा, तब जाके हम किसी एक को जोड़ सकते हैं। इसीलिए जो हमारे एल्केन है वो स्टेबल तो हमारे कम है, स्टेबल तो हमारे यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाते हैं ज़्यादा, लेकिन रिएक्टिव कम होते हैं। तो जो एल्केन्स है हमारे वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इसके साथ कोई भी आसानी से जुड़ सकता है, लेकिन ये स्टेबल कम होते हैं। क्यों कम होते हैं स्टेबल? क्योंकि सिंपल सा फंडा है, ये डबल बॉन्ड हमारा कभी भी टूट सकता है, इसके चांस ज़्यादा होते हैं। अब इसके पीछे और भी रीज़न क्या होता है, जैसे आपको पता होना चाहिए, अगर मान लो यहाँ पे हम सिंगल बॉन्ड लें, कार्बन, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है जो सिंगल होता है। लेकिन जब हम डबल की बात करते हैं तो इस डबल में हमारा एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा होता है। तो जो पाई बॉन्ड होता है ये हमारा बहुत ज़्यादा वीक बॉन्ड होता है, और वीक की वजह से क्या है कि जब भी कोई अटैक करता है ये पाई बॉन्ड हमारा टूट जाता है, और टूट के हमारे जब ये टूट जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे कुछ भी हम इस पर जोड़ सकते हैं। तो जो हमारी स्टेबिलिटी है वो हमारी किन किन बातों पे डिपेंड करती है एल्केन्स की। पहले हमारे होते हैं सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर कोई हमारा एल्काइल ग्रुप किसी भी मतलब जो एल्केन्स है उनके साथ अगर जुड़ जाता है तो वो उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि एल्काइल ग्रुप हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को देने का काम करते हैं। अब जैसे सिंपली यहाँ पे देखो ये हमारे हैं, तो अगर यहाँ पे ये टूटता है तो कोई हमारा फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे कुछ भी जुड़ जाएगा तो स्टेबिलिटी कम है। लेकिन अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि एक हमारा ये है, तो अगर ये टूटता है ना तो ये क्या करता है, डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है एल्काइल। तो ये क्या करता है, इसको बॉन्ड देने की हिम्मत रखता है और तुरंत क्या है इसके डबल बॉन्ड को फिर से बना भी सकता है। वही हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे और ज़्यादा हमारे लगे हुए हैं, तो जब और ज़्यादा एल्काइल ग्रुप है तो ये करेंगे, इसको डोनेट करने का काम करेंगे। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हमारे ये एल्काइल ग्रुप है ना, ये डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। और इसीलिए जो सब्स्टिट्यूट है वो हमारी क्या करेंगे, एल्केन्स की स्टेबिलिटी को डिपेंड करते हैं। अगर सब्स्टिट्यूट बिल्कुल नहीं है तो स्टेबिलिटी कम हो गई हमारी, और सब्स्टिट्यूट अगर ज़्यादा हो गए तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरह जो हमारे एल्केन्स होते हैं ये हमारे दो फॉर्म में प्रेजेंट होंगे अगर हम इसको बनाएं। जैसे ये इसमें हमारे ये एक ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ये हमारे सिस फॉर्म हो जाते हैं। तो यहाँ अगर देखोगे ये हमारा ब्यूटीन होता है बेसिकली। तो अगर ये हमारे अपोजिट इस डायरेक्शन में तो ये हमारा ट्रांसफॉर्म होता है, और इस डायरेक्शन में तो हमारे सिस फॉर्म होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो ट्रांसफॉर्म है ना वो हमारी ज़्यादा स्टेबल मानी जाती है सिस फॉर्म से। रीज़न क्या होता है, जैसे ये हमारे दोनों हैं, तो इसमें क्या है कि अगर कोई हमारा आता है, कोई इस पर अटैक या कुछ भी जुड़ने के लिए, तो ये हमारे बहुत दूर हैं, और इस वजह से इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस एक तरह से क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जगह कवर करने कि उसको रिएक्शन का टाइम ही ना लगे। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस हमारी बहुत कम है, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पे क्या है कि हमारे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, इन दोनों के जो ग्रुप हैं वो बल्कीनेस, एक तरह से स्टेरिक हिंड्रेंस को बल्कीनेस बोल देते हैं, वो इधर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस चक्कर में इधर कोई भी आएगा तो वो अटैच नहीं कर पाएगा सही से। तो सिस फॉर्म हमारी लेस स्टेबल होती है ट्रांसफॉर्म से। अब हम बात करते हैं एल्केन्स की sp2 हाइब्रिडेशन के बारे में। तो जो मैंने आपको वहां बताया था सेम फंडा यहाँ पे आएगा। हाइब्रिडेशन मैंने आपको एल्केन्स में बहुत अच्छे से समझाई थी, नहीं देखे हो आप एल्केन्स के बजा के थोड़ा सा देख लेना। तो sp2 है, इसमें क्या बेसिकली कि एक हमारा s होगा और दो हमारे p ऑर्बिटल होंगे, और ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड करेंगे। सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पे इथीन जो हमारा पहला इसमें देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा। अब मैं जो है इसके सेंट्रल एटम के लिए देखना होता है तो इसमें हम कार्बन को देखेंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो ग्राउंड स्टेट में हमारा ये सिंपल सा फंडा होता है, एक्साइटेड में जाएगा हमारा इस तरह चला जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो कार्बन है ना वो अपने एक बॉन्ड को शेयर कर रहा होता है। क्या करता है, शेयर करता है। और इसी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि ये क्या करते हैं, ये आपस में क्या जाता है, यहाँ पे ये जुड़ जाते हैं, शेयर नहीं हो रहा है, ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब इनकी हाइब्रिडेशन बनती है तो यहाँ पे ये F1sp हमारा सेम रहेगा इधर, और ये हमारा sp2 हो जाता है। और ये हमारा क्या है, क्योंकि ये हमारा दूसरे कार्बन के साथ शेयरिंग में है, इसी वजह से क्या है इसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, और हमारी जो इसकी हाइब्रिडेशन आती है वो हमारी sp2 आती है, क्योंकि इसका ये हमारा क्या है बाउंड यहाँ पे अटैच करता है। तो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर भी बनाना होगा तो सिंपली क्या है, जैसे आपको कार्बन दिख रहा है, ये आपको जो है ना ये इस कार्बन के साथ क्या बाउंड कर गया यहाँ पे। अब ये कर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारे ये है ना ये आपस में क्या यहाँ पे एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे होते हैं, और इस वजह से क्या है कि यहाँ पर ये हमारे फ्री नहीं हो पाते, और इसी वजह से हम इस वाले जो आखिरी वाला ये इसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करते, और हमारी सिर्फ ये हमारे P2 हो गया और ये हमारा एक S हो गया, इसीलिए हम इसको sp2 ही यहाँ पे काउंट करते हैं। इतना ये आता नहीं है, एल्केन्स के ऊपर आता है तो वो मैंने डिटेल्स में करा दिया, ये केवल लिख दिया कि अगर कभी आता है तो आप ये ना बोलो कि कराया नहीं है, आप इसको देख लेना। अब हमारी आज की इस वीडियो का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है E1 एंड E2 रिएक्शंस। अब इनको समझने के लिए थोड़ा बहुत आपको बेसिक ज्ञान की ज़रूरत होनी चाहिए।
तो पहली बात तो ये है कि जिन भी बच्चों ने मेरी यूनिट थर्ड देखी है, यानी कि यूनिट थर्ड जो हमारी एल्काइल हैलाइड्स के ऊपर थी, जिसमें हमने बात की थी अपने SN1 एंड SN2 रिएक्शंस के बारे में, उनको तो भाई E1 और E2 बहुत अच्छे से समझने आने वाली, मतलब ये समझो कि आप लोग पहले से जानते ही हो, क्योंकि E1 E2 हमारे बिल्कुल ही एक तरह से इक्विवेलेंट यानी कि सेम होते हैं। अगर मैं सिंपली बोलूँ तो हम E1 को यहाँ पे SN1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और E2 को हम यहाँ पे SN2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्क होता है हमारा मैकेनिज्म में, थोड़ा सा फर्क मिलेगा, लेकिन एक तरह से बोल सकते हो कि लगभग लगभग हमारी सेम होती हैं। तो अगर आपने SN1 SN2 देखी है थर्ड में तो भाई बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी हो तो जाके एक बार आप यूनिट थर्ड को जब देखोगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। बाकी नहीं देखी तो कोई बात नहीं, आज की ये देखो E1 E2, आपको देन SN1 SN2 समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो जो E1 E2 है ना, इसमें जो हमारा ई वर्ड है, ये ई वर्ड हमारा रिप्रेजेंट करता है एलिमिनेशन को। किसको करता है? एलिमिनेशन को। अब आप लोगों ने बिग बॉस देखा होगा, आप लोगों ने खतरों के खिलाड़ी देखा होगा, आप लोगों ने बहुत सारे एपिसोड देखे होंगे, तो आपको एलिमिनेशन वर्ड तो अच्छे से पता होगा। खतरों के खिलाड़ी में एलिमिनेशन स्टंट करवाते हैं, तो एलिमिनेशन का मतलब होता है सिंपली निकल जाना। क्या होता है? निकल जाना, यानी कि किसी को एलिमिनेट कर दिया, किसी को हमने बाहर कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारा E1 और E2 रिएक्शन है, इसमें बेसिकली हमारी होने वाली है एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन होनी किसकी है, तो कुछ बेसिक बातें समझ लो, सिंपल आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, क्या होते हैं? एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में, जो हम मतलब जब बात कर रहे थे ना अपने एल्केन्स के बारे में, तब हमने बात की थी। तो जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं ना, इनमें हमारी बेसिकली होती है एलिमिनेशन, और इस एलिमिनेशन से क्या होगा कि ये एल्काइल हैलाइड हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं एल्कीन्स में। किसमें हो जाते हैं? एल्कीन्स में। यानी कि सिंपली अगर मैं आपको एक बात बोलूं, तो जो हमारे E1 और E2 रिएक्शन है ना, ये एक्चुअल में हमारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं एल्कीन्स की। यानी कि जब हमको एल्कीन्स बनाने होते हैं ना, तब हम इन E1 और E2 रिएक्शनों का यूज़ करते हैं। अब एल्काइल हैलाइड्स हमारे एक्चुअल में क्या थे, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मान लो ये हमारा कोई भी मीथेन होता है, कार्बन के साथ हमारे 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इस एक हाइड्रोजन को हटा के अगर हमारा कोई भी हैलोजन जुड़ जाता है, अब हैलोजन हमारा ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन कुछ भी हो सकता है, तो वो अगर हमारे यहाँ पे जुड़ जाता है तो उसी को हम यहाँ पे एल्काइल हैलाइड बोल देते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे हमारे यहाँ कार्बन था और यहाँ पे हमने 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ रखे हैं। अब इसके साथ अगर हमारे यहाँ पे एक ब्रोमीन ग्रुप जुड़ जाता है, तो ये हमारा एक्चुअल में क्या हो जाएगा? ब्रोमो। सिंपल हम बोले तो ब्रोमो, और यहाँ पे हमारा मीथेन हो जाएगा। और या इसको अगर हम और लिखना चाहते तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? मिथाइल, और यहाँ पे हम ब्रोमाइड लिख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, लाइव में हमारी राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ आती है, क्योंकि जल्दी थोड़ा सा प्रेशर रहता है ना कि जल्दी जल्दी लिखो भाई, ज़्यादा ही बड़ी वीडियो हो रही है। तो अब 40 मिनट ऑलरेडी हो चुके भाई, कितने लोग देख रहे हो अभी तक जिंदा हो भाई बताओ, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस वाले पार्ट को आप शेयर भी कर सकते हो दोस्तों के साथ में, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। तो यहाँ सिंपली अगर देखा जाए तो जैसे हमारी ये CH2 ये है, तो ये हमारा बन गया मिथाइल ब्रोमाइड। अब इसको अगर सिंपली लिखें तो जैसे हमारी ये बन गया मिथाइल ब्रोमाइड, तो जो ऐसी रिएक्शन होती है ना, इसमें बेसिकली क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। और जब एलिमिनेशन होगा तो एलिमिनेशन में क्या है? कोई चीज़ हमारी बाहर जाती है, तो सिंपली क्या होगा कि इसमें जो हमारा हैलोजन ग्रुप होता है वो हमारा बेसिकली बाहर निकल जाता है, और हैलोजन के बाहर निकलने के बाद जो हमारी रिएक्शन बनती है वो बेसिकली क्या बनती है? हमारे एल्कीन्स बनते हैं। तो आपको कंडीशन समझनी है, तो पहली कंडीशन आपको ये समझ आ गई कि आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एल्काइल हैलाइड्स की रिक्वायरमेंट होगी। सेकंड कंडीशन होती है कि यहाँ पे हमारी क्या होगी? यहाँ पे हमारी होती है अल्फा बीटा डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। अब इस पूरे का मतलब क्या होता है? तो देखो, अल्फा बीटा हमारी पोजीशन होती है, डी का मतलब होता है हमारा डिलीट करना, और हाइड्रो का मतलब होता है हमारा हाइड्रोजन, और हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन रिमूव हो रहा है। क्या हो रहा है? नहीं समझे? चलो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। तो आपको यहाँ पे एल्काइल हैलाइड का वो एग्जांपल लेना होगा जिसमें अल्फा और बीटा दोनों कार्बन प्रेजेंट हो। अब जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो जैसे हमारा ये CH3 है, ये हमने यहाँ पे CH2 ले लिया, और ये हमने यहाँ पे Br ले लिया। अब जो हमारा एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका जो साथ वाला कार्बन होता है, इसको हम यहाँ पे अल्फा कार्बन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। और उस अल्फा के पास वाला जो हमारा कार्बन होता है उसको हम यहाँ पे बीटा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा कार्बन बोल देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन है ना, इन कार्बनों के पास जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं हमारे, जैसे अगर इस वाले को दिखाऊं तो ये इसके बाद ये हमारे 2 हाइड्रोजन है, और इसके बाद हमारे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो ये हमारा अगर बीटा कार्बन है यहाँ पे, तो इसके साथ वाले जो हमारे हाइड्रोजन होते हैं उसको हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? बीटा हाइड्रोजन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोजन बोल देते हैं। और जो ये अल्फा हमारा है, इसके पास जो हाइड्रोजन है, इसको हम यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन बोल देंगे। सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है? यहाँ पे अल्फा और बीटा डी हाइड्रो हैलोजिनेशन हो रहा है एक्चुअल में। तो इसका सिंपली मतलब है कि ये जो हमारा बीटा हाइड्रोजन है ना, इसमें से एक हमारा बीटा हाइड्रोजन, और इधर से हमारा एक जो ये ब्रोमो ग्रुप है, यानी कि जो हमारा हैलाइड ग्रुप है, ये दोनों हमारे यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। और इनके एलिमिनेट होने की वजह से क्या है कि अब इन दोनों के बीच में हमारा डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, और यहाँ से जो हमारा एक H निकला, यहाँ से एक Br निकला, तो ये आगे चल के हमारे HBr फॉर्म कर देते हैं। अब चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको बहुत आसानी हो जाएगी। अब एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे ले लिया CH3 CH2 Br जो मैंने देखा। अब जो इधर का CH3 होता है ना, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी कि
CH2 और एक हाइड्रोजन को हम यहाँ अलग लिख सकते हैं, और ये CH2 है, ये Br है। अब ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके साथ वाला कार्बन हमारा अल्फा कार्बन, इसके साथ वाला हमारा बीटा हो जाता है, ठीक है। अब जो बीटा के साथ हमारे अटैच होते हैं हमारे बीटा हाइड्रोजन होते हैं। अब जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पे, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे हमारी एक अल्फा वाली पोजीशन पे ये Br ग्रुप हटेगा और बीटा वाली पोजीशन पे हमारा ये वाला हाइड्रोजन ग्रुप हटता है, और ये हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, HBr की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड की फॉर्म में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से S एक चला गया और यहाँ से एक Br चला गया, तो अब इनको क्या है कि इन कार्बनों को क्या है आपस में बॉन्ड बनाने के लिए, यानी कि आपस में स्टेबल करने के लिए एक दूसरे के साथ क्या है यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, और ये जैसे ही डबल बॉन्ड बन जाता है हमारा बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये हमारा कहलाता है इथीन। यानी कि सिंपली आपने क्या देखा कि हमारा जो एल्काइल हैलाइड था इसकी मदद से हमारा क्या यहाँ पे एक इथीन यानी कि एक एल्कीन ग्रुप बन चुका है। तो सिंपली अगर हम बात करें तो E1 E2 हमारे पार्ट होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन के, और ये वो रिएक्शन होती है जिसमें इन्वॉल्व होता है हमारा रिमूवल ऑफ लीविंग ग्रुप, यानी कि इसमें जो हमारा ये लीविंग ग्रुप है जो इसको छोड़ने वाला है वो हमारा ग्रुप यहाँ से निकलेगा, और इसके बाद क्या होगा हमारा एक डबल बॉन्ड का यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है। और बेसिकली इसमें क्या होगा कि ये हमारी वो रिएक्शन है जिसमें हमारी एल्कीन्स की प्रिपरेशन होती है बाई यूजिंग डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, यानी कि ये जो हमारा ये हमारा क्या एल्काइल हैलाइड है इसमें हमारी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होती है, डी फॉर डिलीट करना एक हाइड्रोजन ग्रुप को, और यहाँ पे हैलोजिनेशन क्या है कि ये हाइड्रोजन हमारा इसके साथ लेके हैलोजिनेशन यहाँ पे हैलोजन का एक पूरा कंपाउंड बनाने वाला है। तो इस तरह ये हमारा पूरा फंडा चलता है। अब ये हमारी दो टाइप्स की रिएक्शन होती है, एक होती है E1 रिएक्शन, एक होती है E2 रिएक्शन। अब जो E1 और E2 रिएक्शन है ये बेसिकली क्या है, जो 1 और 2 है ना, ये किस पे डिनोट करता है, तो जो E1 है इसका बेसिकली नाम होता है यूनिमोलिकुलर, यानी कि क्या होता है यूनिमोलिकुलर, और जो E2 होता है ये हमारा 2 डिनोट करता है बाईमोलिकुलर पे। अब इन E2 और E2 को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो अब आपको पता होना चाहिए जैसे कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है ना उसमें क्या होता है, एक हमारा होता है रिएक्टेंट यानी कि जो सबस्ट्रेट हमारा है, एक हमारा होता है रिएजेंट जो उसके साथ रिएक्ट करने वाला है, और ये दोनों मिलकर आपस में एक मेन प्रोडक्ट बनाते हैं और एक हमारा बाई प्रोडक्ट जो है बाहर निकल जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो जैसे ये जो हमारा पूरा हो गया ये हमारा हो गया एक हमारा पूरा का पूरा रिएक्टेंट हो गया। अब इसके साथ रिएक्शन करने के लिए यहाँ बेसिकली हम किसी भी बीक बेस वगैरह का यूज़ करते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा रिएजेंट, और ये आपस में जब रिएक्ट करते हैं तब जाके हमारा एक मेन प्रोडक्ट बन गया जैसे इथीन बन गया, और हमारे एक बाई प्रोडक्ट यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमारा बाहर निकल गया। इस तरह हमारी रिएक्शन चलती है, यानी कि कोई भी रिएक्शन होगा उसमें एक रिएक्टेंट और एक रिएजेंट दोनों आपस में क्या है पार्टिसिपेट करते हैं। अब समझो कि यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन E1 और E2 किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं। अब मान लो कि आपके दो दोस्त हैं, एक हम ही मान लो एक दोस्त, एक मैं हो गया आकाश और ये एक B नाम का मेरा एक दोस्त हो गया। अब हम कोई नई जगह जाए और हमें आपस में मिलना है, ठीक है, हमें आपस में मिलना है। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, मैं उससे बोलूँ कि भाई एक काम कर, हम किसी कॉमन जगह पे मिल लेते हैं और वहाँ पे तू पहुँच, मैं तुझसे वहाँ पे मिल लूँगा। तो मान लो कि मैंने बोला कि हम एक मॉल में मिल लेते हैं, जैसे चंडीगढ़ का इलांटे मॉल है तो हम चलो वहाँ मिल लेते हैं। तो अब मैंने क्या रखा कि मैं यहाँ से जाऊँगा धीरे धीरे इलांटे मॉल में, वो भी इधर से जाएगा इलांटे मॉल में, और हम दोनों जाके क्या है मॉल में यहाँ पे मिलने का काम करेंगे, तो हमारा इस तरह काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ से मैं भी जा रहा हूँ, यहाँ से ये भी जा रहा है, तो इस वाले रिएक्शन में एक तरह से हम बोले तो यहाँ पे मान लो अगर मैं रिएक्टेंट हूँ वो रिएजेंट है, तो यहाँ पे दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है और रिएजेंट भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है। तो जब यहाँ पे दोनों लोग मेहनत करते हैं, रिएक्टेंट रिएजेंट जब दोनों लोग मेहनत करेंगे तो उसको हम यहाँ पे E2 रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, E2 रिएक्शन बोलेंगे, यानी कि ऐसी रिएक्शन E2 जिसमें हमारा रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों ही आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब वही एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो हमने मॉल वगैरह का चक्कर नहीं काटा, मैंने बोला कि ये मान लो मेरे शहर आया, तो इसने बोला मान लो कि मैंने बोला मान लो कि मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, टेंशन मत लो, मैं खुद ही आप तुम्हारे पास आ जा रहा हूँ। तो हमने ये चक्कर नहीं रखा। तो अब इसमें क्या हो रहा है बेसिकली कि सारा का सारा जो डिपेंड है हम दोनों का मिलना, इस रिएक्शन का कंप्लीट होना, वो सारा का सारा इस ए पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ए बेसिकली क्या है इस बी के पास जा रहा है। तो अब ए जितनी धीरे जाएगा, मान लो मैंने टाइम लगाया घर पर तैयार होने में, मैंने 1 घंटा लगा दिया, तो उतने ही धीरे ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। मैं जितनी फास्ट पहुँच गया, मैंने कोई इमरजेंसी है, किसी का एक्सीडेंट हुआ, मैं फटाफट 10 मिनट में पहुँच गया, उतनी ही जल्दी हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी। यानी कि सिंपली क्या है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक बंदा हमारा क्या कर रहा है इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि दूसरा तो अपनी जगह है जहाँ पे है, इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, सिंपल क्या है कि यहाँ से मैं यहाँ पे पहुँच रहा हूँ। तो जब हमारा कोई एक रिएक्टेंट इन्वॉल्व होता है तो उसको हम यहाँ पे E1 रिएक्शन बोलते हैं, यानी कि सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बंदा हमारा इन्वॉल्व हो रहा है। लेकिन जब हमारे दोनों बंदे इन्वॉल्व हो रहे हैं, मैं यहाँ से पहुँच रहा हूँ, वो यहाँ से पहुँच रहा है, तो ऐसी को हम E2 बोलेंगे, और इसमें दोनों से फर्क पड़ेगा। अगर मान लो मैं लेट हो गया तब भी यहाँ से दिक्कत है, अगर ये लेट हो गया तब भी हम नहीं मिल
पाएंगे, क्योंकि दोनों एक कॉमन जगह पे आके मिल रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है कि केवल मैं आ रहा हूँ, इस बंदे की ये भाई ये तो घर पे रुका हुआ है, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं खुद ही यहाँ से जा रहा हूँ, तो अगर मैं धीरे गया तो रिएक्शन धीरे होगी, मैं तेज गया तो रिएक्शन तेज होगी। और ये सारा फंडा आपको अभी क्लियर हो जाएगा जब हम E1 और E2 के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी E1 रिएक्शन एक्चुअल में क्या होते हैं, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती हैं, यानी कि बेसिकली ये हमारे सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। जो मैंने पहली बात आपको बोली कि यहाँ पर क्या है कि जो हमारा रिएक्टेंट है, यानी कि कोई एक बंदा है E1 वाले में क्या है कि मैं यहाँ से कितनी देर में पहुंच रहा हूँ, मैं कितनी धीरे पहुंच रहा हूँ, ये सारा का सारा मेरे पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं सही से पहुंचूँ तो जल्दी होगी, मैं धीरे पहुंचूँ तो रिएक्शन लेट होगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा जो रिएक्टेंट है उसी के ऊपर सारी की सारी रिएक्शन डिपेंड कर जाती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम यहाँ पे E1 रिएक्शन बोल देते हैं, और ये बेसिकली हमारे 2 स्टेप मैकेनिज्म में होती है, और इसमें हमारी रिएक्टिविटी है वो इस तरफ होती है। अब ये सब बातें आपको आगे समझ आएगी, पहले हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो एक बस आप ये बातें रख लो कि जब भी बात आपके पास E1 की आएगी तो E1 आपकी क्या होती है, 2 स्टेप में होती है, यानी कि यहाँ पे 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। और जब भी बात आपकी E2 की आती है तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारा 1 स्टेप इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे हमारे 2 स्टेप होते हैं, यहाँ पे 1 स्टेप होता है, ये चीज़ आपको आगे हेल्प करेगी। तो अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ E1 रिएक्शनों के बारे में। तो सिंपली बात है कि ये हमारी 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है, और जिसमें पहला स्टेप होता है वो हमारा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। इसका मतलब क्या है ना, ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो जैसे हम अब पहले देखो, जब भी आप मैकेनिज्म देखो ना, पहले आप एक कॉमन पूरा का पूरा मतलब एक कॉमन रिएक्शन पूरी की पूरी लिख दिया करो। तो ये जो हमारे रिएक्शन होते हैं ये हम किसी भी कॉमन वीक बेस की प्रेजेंस में करा देते हैं, और वीक बेस में हम यहाँ पे वाटर को यानी कि H2 को ले सकते हैं। वैसे ये न्यूट्रल होता है, लेकिन आपको पता है कि ये हमारा दोनों की तरह काम करेगा, यानी कि जब इसको हम तोड़ देंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों की तरह काम करेगा, और इस केस में ये हमारा क्या है, एज अ वीक बेस की तरह काम करता है। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपली अगर देखें अपना टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इसमें आपको एक बात मैं और बता दूं, जैसे जो हमारे एल्काइल हैलाइड्स होते हैं ये हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी 3 टाइप्स के होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो जो हमारे एल्काइल हैलाइड है, जैसे हमारा ये CH3 था और CH2 था, और इसके साथ हमारा कोई भी एल्काइल ग्रुप, जैसे मैंने ब्रोमाइड जोड़ रखा था। तो अब जैसे ये जो हमारा होता है ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके साथ जब ये हमारा अटैच होता है तो ये हमारा प्राइमरी कार्बन है, सिंपली बात है, ये हमारा कार्बन है। अब इस कार्बन के साथ हमारे कितने कार्बन जुड़े हुए हैं इस पर डिपेंड करता है इसका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब जैसे ये वाले केस में क्या है कि ये कार्बन के साथ हमारा सिर्फ एक CH3 यानी कि केवल एक कार्बन जुड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ कि ये हमारा कार्बन है और इसके साथ एक हमारे यहाँ पे CH3 जुड़ा है, यहाँ पे मैं एक CH3 और जोड़ देता हूँ, तो हमारा क्या है, ये बन गया। तो अब इस केस में क्या है कि ये इसके साथ जो हमारा कार्बन जुड़ा है उसके साथ यहाँ पे 2 कार्बन लगे हुए हैं, तो ये हमारा सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या लगूँ, इस वाले हाइड्रोजन को भी हटा के यहाँ पे मैं क्या करूँ, 3 CH3 ग्रुप इसके साथ जोड़ देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 CH3 यहाँ पे जोड़ दिए। तो अब जो ये हमारा बनता है ये मेरा हो जाएगा टर्सरी एल्काइल हैलाइड, क्योंकि इस ब्रोमीन के साथ जो हमारा हैलाइड ग्रुप है ना, उसके साथ जो मेन हमारा कार्बन लगा हुआ है, उस कार्बन के साथ कितने हमारे जुड़े होते हैं ना अलग कार्बन, उसी पर उसकी डिग्री डिफाइन करती है। तो इस कार्बन के साथ सिर्फ एक कार्बन जुड़ा तो प्राइमरी, इस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े तो सेकेंडरी, और इस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े होते हैं तो ये हमारा टर्सरी एल्काइल हैलाइड बन जाता है। अब जो हमारे E1 होते हैं, यानी कि जो हमारे E1 होते हैं रिएक्शन, वो बेसिकली क्या होता है कि जो टर्सरी एल्काइल हैलाइड है हमारे, जिनके साथ 3 कार्बन जुड़े होते हैं, वो बहुत अच्छे से रिएक्शन देते हैं, और उसके बाद जो सेकेंडरी होते हैं वो देते हैं, और उसके बाद जो प्राइमरी होते हैं वो देते हैं। यानी कि ये हमारी होती है इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि कौन सा एल्काइल हैलाइड हमारा कितनी जल्दी रिएक्शन को दे रहा है। तो इस E1 वाले केस में क्या होता है कि जो हमारा टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, जिसके पास 3 कार्बन इस तरह के जुड़े होते हैं अलग अलग, वो हमारे इस रिएक्शन को जल्दी देता है। क्यों देता है ये मैं आके आपको बता दूंगा। तो बेसिकली हमने एग्जांपल के लिए यहाँ पे टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया, यानी कि ये हमारा ब्रोमीन है, इसके साथ हमारा कार्बन है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 हमारे 3 अलग अलग कार्बन जुड़े हुए हैं, तो इसको हम यहाँ पे क्या टर्सरी एल्काइल हैलाइड बोल देंगे। और इसका एग्जाम्पल हमने टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड से लिया है, ये हमारा ब्यूटाइल हो गया इस फॉर्म में, और ये हमारा ब्रोमाइड लगा है तो ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। तो टर्सरी, क्योंकि ये हमारा क्या है टर्सरी 3 कार्बन जुड़े हैं, और ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो गया। इसकी रिएक्शन हमें वीक बेस यानी कि एक तरह से H2 के साथ कराएंगे, हीट करेंगे इसकी। हमारा क्या होगा यहाँ से कि ये जो हमारा ब्रोमीन है और यहाँ से जो हाइड्रोजन है जो इसका बीटा वाला होगा, जैसे ये ब्रोमीन है तो ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा, तो अल्फा पोजीशन से हमारा पूरा एल्काइल हैलाइड ग्रुप जाता है, और बीटा पोजीशन से हमारा एक हाइड्रोजन जाता है। तो ये दोनों हटा के हमारे HBr की फॉर्म में चला गया। अब जब यहाँ से ये हट गया तो इधर हमारा क्या होगा, इस पर एक बॉन्ड की कमी होगी, इस पर एक बॉन्ड की कमी होगी, तो ये हमारा क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता है। तो हमारा CH2 ये सिंपल है, ये डबल बॉन्ड कार्बन, और ये हमारा बाकी सेम है। तो अब अगर इसकी नंबरिंग करोगे तो डबल बॉन्ड से शुरू करेंगे हम, 1 2, या इधर कर दो या इधर कर दो,
3 कर दिए, तो 1 2 3। अब सेकंड पोजीशन पे हमारे किस, ये हमारा एज अ सब्स्टिट्यूट काम करके तो मिथाइल ग्रुप, तो 1 2 3 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मिथाइल हो जाएगा, बाकी हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। तो 2 मिथाइल प्रोपीन हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, और जो हमारा बाई प्रोडक्ट है वो हमारे यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकल जाता है। तो इस तरह हमारी पूरी रिएक्शन हो जाती है। अब इसके मैकेनिज्म जो मैंने आपको बताया वो समझाऊं, तो ये 2 स्टेप में होता है, क्योंकि ये हमारी इवन रिएक्शन है। अब इसमें पहला स्टेप में हमारा होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। अब जो कार्बोकैटाइन होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, अगर हमारे जो कार्बन है, जैसे इस कार्बन पे अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो ये हमारा हो जाता है कार्बोकैटाइन। अगर इस कार्बन के ऊपर हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज करते हैं तो हमारा हो जाता है कार्बो एनाइन। सिंपल सा फंडा, पॉजिटिव मतलब कैटाइन, नेगेटिव मतलब एनाइन। तो ये बेसिकली क्या करता है कि इसमें पहले स्टेप में हमारा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन, यानी कि हमारे कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है, और ये एक हमारी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसका मतलब क्या होता है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो इवन रिएक्शन है वो बेसिकली हमारे रिएक्टेंट पर डिपेंड है कि रिएक्टेंट कितनी जल्दी पहुंच रहा है। अब जिसके साथ रिएक्शन करनी है ना वो इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो फास्ट है, वो तो यहाँ पे पहुंच गए। अब इसने क्या दरवाजा खोलना, तो उसने तो फटाफट दरवाजा खोल दिया कि भाई आ जा अंदर। मेन जो टाइम लग रहा है वो इसमें लग रहा है कि मैं उसके घर के पास कितनी देर में पहुंच रहा हूँ। तो वही यहाँ पे है कि जो हमारा पहला स्टेप है वो बेसिकली क्या है कि ये जो हमारा एल्काइल हैलाइड है ना, जो आपको मैंने पूरा बताया था, तो ये हमारा कितनी जल्दी कार्बोकैटाइन में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कोई वीक बेस की जरूरत नहीं है, बस हम इसको जैसे हीट कराएंगे। आपको पता होगा कि जो ब्रोमीन होता है वो हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इस वजह से क्या है कि हमारे ये इस तरह से शिफ्टिंग होगी, और जब इधर शिफ्टिंग होती है तो यहाँ पे हमारा पार्शियली नेगेटिव और यहाँ पे हमारा पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। और जब यहाँ पे पूरी कंप्लीट होगी रिएक्शन तो ये बी आर हमारा अलग हट जाएगा, और जैसे ही बी आर अलग हटेगा, बी आर हमारा नेगेटिव की फॉर्म में बाहर चला गया, और यहाँ पे हमारा क्या पॉजिटिव चार्ज लग जाता है। तो कार्बन के साथ यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH2, ये मैंने इस फॉर्म में लिखा है, आपको याद रहे। तो एच हमने थोड़ा सा अलग करके लिखा है, ये भी बेसिकली CH3 है। तो ये CH3 और कार्बन के साथ हमारा क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। तो जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा है तो इसको हम यहाँ पे कार्बोकैटाइन बोल देते हैं, और ये हमारा एक इंटरमीडिएट है। अब कार्बोकैटाइन जितने टाइम में बन रहा है, पूरी की पूरी रिएक्शन हमारी उसी पर डिपेंड करती है कि पूरा रेट, और इसीलिए इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। यानी कि ये वाला जो स्टेप है ना, ये बताएगा कि हमारी पूरी रिएक्शन कितनी जल्दी हो रही है। अगर बहुत जल्दी हो रही है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हमारा बढ़ेगा होगा, धीरे हो रही है तो धीरे होगा। और मोस्टली जो हमारा ये स्टेप होता है ये हमारा स्लो ही होता है, यानी कि ये बेसिकली हमारा स्लो स्टेप होता है। यानी कि जो हमारा एल्काइल हैलाइड है, इसका जो ब्रोमीन है जो हमारा अलग हो रहा है वो बहुत ही स्लो स्पीड से अलग होता है, हमारा कार्बोकैटाइन बहुत ही स्लोली बनता है। तो ये हमारा होता है स्टेप 1, और इसी को हम इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं। और इसमें बेसिकली हमारा सबस्ट्रेट के ऊपर ही सारा फंडा डिपेंड करता है। अब इसके स्टेप 2 के बारे में बात करेंगे, तो इसमें हमारा आता है डीप्रोटोनेशन। अब डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ से हमारा कार्बोकैटाइन तो बन गया, ये हमारा निकल गया, लेकिन अब हमारी बारी आती है इसके निकलने की, क्योंकि भाई ये भी तो हमारा निकलना है। हमारा अल्फा बीटा 2 जगह पे हमारी एलिमिनेशन हो रही थी। हमारे यहाँ पे जो है अल्फा पोजीशन पे एलिमिनेशन हो गई पहले स्टेप में, अल्फा पोजीशन पे एलिमिनेशन हो गई पहले स्टेप पे। अब जो हमारा बीटा पोजीशन है यहाँ पे एलिमिनेशन बाकी है, तो हमारा सेकंड स्टेप होता है, इट इनवॉल्व्स द डीप्रोटोनेशन। यानी कि प्रोटोनेशन क्या होता है, H पॉजिटिव, डी मतलब होता है डिलीट करना, यानी कि माइनस हो जाएगा H पॉजिटिव, और ये हमारा बहुत ही फास्ट होता है। तो अब यहाँ पे देखो ये हमारा पूरा था, तो इसको कराने के लिए हमारा कोई भी वीक बेस आ जाता है, और वीक बेस में जो हमारा OH है, या तो हम OH को ले लेंगे या पूरा का पूरा H2O के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे इस हाइड्रोजन को क्या है अपनी ओर खींचेगा, इसके ऊपर अटैक करता है। अब इसके ऊपर जैसे ही अटैक करेगा ना, ये वाला जो बॉन्ड है ये हमारा टूट के क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड डायरेक्टली हमारा इस जगह चला जाता है, ये बॉन्ड पूरा इधर शिफ्ट हो जाता है। और जब एक बॉन्ड पहले से था दूसरा बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्या हो जाता है, जनरेशन हो जाता है। तो सिंपली ये H हमारा इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। तो अब देखो क्या हुआ, ये बॉन्ड हमारा इधर चला गया, तो CH2 के बाद क्या है, इधर डबल बॉन्ड हो गया, ये कार्बन हो गया। अब भाई इधर बॉन्ड पूरा हो गया तो ये प्लस पॉजिटिव चार्ज तो हट जाएगा, तो इधर डबल बॉन्ड हो गया ये कार्बन के साथ, और इधर CH3 ये हमारा पूरा क्या बन जाता है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था 2 मिथाइल प्रोपीन, यानी कि एक हमारे यहाँ पे एल्कीन बन गया जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। अब जो हमारा H2O था इसने H का रिएक्शन करके क्या है, इधर H3O के, यानी कि यहाँ पे सिंबल क्या हुआ, H3O इस फॉर्म में यहाँ पे पूरा बाहर निकल गया। सिंपल फंडा है। अब यहाँ पे सिंपली देखा जाए तो वैसे ये H3O है और यहाँ पे ये Br है, तो इसका क्या होगा, इस H3O में से ये फिर से क्या करेगा, अपनी H पॉजिटिव को अलग कर देगा, और ये H पॉजिटिव क्या करेगा, इस Br के साथ मिलकर HBr की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे H2O फिर से पहले जैसा, यानी कि H2O जो पहले वीक बेस था वो फिर से हमारे किसी नए एल्काइल हैलाइड की तलाश में चला जाता है इस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए। तो इस तरह ये रिएक्शन हमारी चलती रहती है, और यहाँ पे ये हमारा H इस Br के साथ कनेक्ट करता है। तो इसलिए आपको इस तरह से ये पूरा लिख के आना पड़ेगा, यानी कि सिंपली सबसे पहले ये पूरा लिख दो,
पहला स्टेप हमारा होता है कार्बोकैटायन का, ये स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इसमें जो एल्काइल हैलाइड है इसमें बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव, ये बी आर हमारा अलग हो गया या पॉजिटिव। पहली एलिमिनेशन हो गई हमारी अल्फा पोजीशन पे, देन सेकंड हमारी होती है बीटा पोजीशन पे एलिमिनेशन, और इसमें ये जो हमारा बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है ये एलिमिनेट होगा, और इसको एलिमिनेट कराने में हेल्प करता है एक वीक बेस, जिसमें हम या तो OH ले लेंगे या H2O ले लेंगे, ये इसके साथ बॉन्ड करके H3O बना दिया, और ये यहाँ से हट के इधर चला जाता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमारा ये पूरा का पूरा एल्कीन बन के तैयार हो जाता है। तो सिंपल सी बात है कि हमारा जो पहला स्टेप था वो स्लो था, यानी कि वो रेट डिटरमाइनिंग था, क्योंकि स्लो है तो वो जितनी जल्दी, उसी पे सारा कुछ फंडा डिपेंड करता है, तो रेट डिटरमाइनिंग हो जाएगा और ओवरऑल हमारा उसी पर डिपेंड कर जाता है ये। अब हम बात करते हैं इसके काइनेटिक्स के बारे में। तो देखो सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पूरा का पूरा हमारा डिपेंड करता है सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट यानी कि रिएक्टेंट के ऊपर, जो मैंने यहाँ स्टार्टिंग में बताया था, यानी कि सिर्फ एक बंदे के ऊपर, रिएक्टेंट के ऊपर, और इसीलिए ये उदाहरण हो जाती है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में क्या होता है कि सिर्फ जब भी हमारी कोई केमिकल रिएक्शन सिर्फ एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है तो वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। यानी कि सिंपल देखा जाए तो R इक्वल टू के एल्काइल हैलाइड, तो ये R हमारा हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन और K हमारा रेट कांस्टेंट हो गया, और ये एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन। तो सिर्फ हमारी पूरी रेट ऑफ रिएक्शन हमारी इस एल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड है कि ये कितनी जल्दी पहुंच रहा है, सेकंड स्टेप पे हमारी डिपेंड ही नहीं करती, तो इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मैंने आपको बता दिया कि जैसे ये हमारा पूरा होता है, तो अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में क्या होता है कि जब हमारे जो कार्बोकैटायन बन जाता है ना, देन इस कार्बोकैटायन के पास क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अनस्टेबल है, क्योंकि अनस्टेबल है पॉजिटिव चार्ज है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये डोनर होते हैं, ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं ना, ये एक्चुअल में डोनर का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इधर से इलेक्ट्रॉन देंगे, इधर से देंगे, इधर से देंगे, और इसलिए क्या करेंगे, इस कार्बन को स्टेबल बना के रखते हैं, यानी कि बोलते हैं भाई हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि ये कार्बोकैटायन हमारा स्टेबल फॉर्म में है और अपने आप को खराब नहीं कर रहा, मतलब स्टेबल रुका हुआ है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हमारा ये पूरी इवन रिएक्शन है ना, इसमें हमारी पूरी इस बात पे डिपेंड करती है कि जो हमारा कार्बोकैटायन बना वो कितना स्टेबल है। तो जो टर्सरी वाला है, जो हमारा टर्सरी यहाँ पे हमने देखा, इस टर्सरी में हमारे क्या है तीन, यहाँ से 1 2 3 जगह हमारा एल्काइल ग्रुप है, तो इसको 3 जगह से क्या है मतलब सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा ज़्यादा स्टेबल है। जो सेकेंडरी है इसमें 2 जगह से प्रोवाइड हो रही है, तो इससे थोड़ा कम स्टेबल है, और प्राइमरी में सिर्फ 1 जगह से हमारी स्टेबल हो रहा है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो हमारी कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो हमारा इवन रिएक्शन है उसमें जो टर्सरी वाले हैं वो हमारे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे कम, और इसीलिए जो इवन रिएक्शन है वो हमारी क्या करती है, टर्सरी के साथ सबसे ज़्यादा अच्छे से होगी, क्योंकि हमारा इवन रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन रहा है इंटरमीडिएट, और जब कार्बोकैटायन बनेगा तो उसकी स्टेबिलिटी पर भी हमारा सारा कुछ डिपेंड कर जाता है। तो ये थी हमारी इवन रिएक्शन। अब हम बात करते हैं E2 रिएक्शन के बारे में। तो सिंपल सा फंडा है कि E2 हमारी हो जाती है बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी कि E1 में जैसे हमारा यूनिमॉलिक्यूलर थी, E2 हमारी हो जाती है बाई मॉलिक्यूलर। और बाई मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है कि ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगी, यानी कि सिंपल सी बात है कि ये रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों पे इन्वॉल्व करती है। यानी कि सिंपली अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ से क्या है कि मैं इधर से आ रहा हूँ इधर मिलने के लिए, और ये भी बंदा जा रहा है इधर से इधर मिलने के लिए, तो हम दोनों पे डिपेंड करता है। अगर हम दोनों में से किसी की भी रिएक्शन, मतलब हम दोनों में से कोई भी स्लो हो गया, मान लो मेरी बाइक खराब हो गई या उसकी बाइक खराब हो गई, उस केस में क्या होगा कि हम इस मॉल के पास टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे, और हम कोई भी स्लो हो जाए, हमारी जो कंप्लीशन, क्योंकि हमारी रिएक्शन तब कंप्लीट होगी जब हम आपस में मिल जाएंगे, तो हम यहाँ आपस में कब मिलेंगे, जब दोनों यहाँ पे टाइम से पहुँच जाएंगे। अगर कोई भी स्लो होता है तो हमारी रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा। तो इसीलिए जो हमारी E2 रिएक्शन है ये दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट की भी और रिएजेंट की भी। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये हमारी 1 स्टेप वाली होती है, यानी कि सिंपली अगर मैं आपसे बोलूँ तो E1 हमारी 2 स्टेप की होती है, लेकिन ये डिपेंड करती है सिर्फ एक वाले रिएक्टेंट पे। E2 हमारी 1 स्टेप की होती है, लेकिन ये डिपेंड करती है हमारे दोनों रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों पे। थोड़ा सा इसका उल्टा फंदा होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये प्राइमरी जो एल्काइल हैलाइड है उनके लिए ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे जो हमारा E1 था उसमें क्या हो रहा था कि टर्सरी के लिए ज़्यादा रिएक्टिव है, देन सेकेंडरी के लिए, देन प्राइमरी के लिए। लेकिन E2 में क्या होता है कि इसका जस्ट उल्टा होता है। E2 वाले केस में क्या होगा कि जो हमारे रिएक्शन है वो प्राइमरी वाले सबसे ज़्यादा देंगे, देन सेकेंडरी वाले, देन हमारे टर्सरी वाले। इसके पीछे रीजन भी मैं आपको आखिरी में बता दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म के बारे में। तो ये बेसिकली हमारा 1 स्टेप वाला होता है। तो सिंपली हम सबसे पहले इसके रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे हमारे ये इथाइल ब्रोमाइड है, क्योंकि हमने यहाँ प्राइमरी वाला लिया, ये हमारा हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप। इसके साथ ये हमारा जो हमारा अल्फा ग्रुप हो गया, और इसके साथ एक हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये हमारा बीटा तो हमको चाहिए, क्योंकि हमें बीटा हाइड्रोजन को क्या है एलिमिनेट करना है। तो हमने इस हाइड्रोजन को थोड़ा अलग लिख लिया, और इसको हम रिएक्शन करवाते हैं कि एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। और ये बेसिकली हमारा जो KOH है या NOH है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो जो हमारा E2 रिएक्शन है ये बेसिकली हमारे स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होता है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से हमारा ये Br एलिमिनेट होगा, यहाँ से हमारा ये H एलिमिनेट होता है, और ये HBr की H एलिमिनेट होता है, और किसकी प्रेजेंस में, KOH की प्रेजेंस में। तो अब हम यहाँ को KOH को जोड़े तो K, और यहाँ से OH नेगेटिव इस तरह जुड़ता है। अब ये जो हमारा H होता है ये इस
OH के साथ मिल जाता है, ये जो Br है इस K के साथ मिल जाता है, और हमारे यहाँ पे क्या होगा CH2 ये हमारे डबल बॉन्ड की फॉर्म में यहाँ पे लग जाएगा। और इसके बाद हमारा पहले इसकी बैलेंस ही पूरी कर लो, तो यहाँ पे CH2 की हमारी डबल बॉन्ड हो जाती है, और ये वाला H आपको पता है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये H हमारे इस OH के साथ लग के H2 के फॉर्म बाहर चला गया। अब ये जो Br निकला वो इस K के साथ मिलकर KBr की फॉर्म है, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड की फॉर्म बाहर निकल गया। तो इस तरह हमारी ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब ये सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या 1 स्टेप में कंप्लीट होती है, यानी कि जो E2 रिएक्शन है ये हमारी सिर्फ सिंगल स्टेट में होती है, और इसीलिए इसमें फॉर्मेशन होती है ट्रांजिशन स्टेट की, यानी कि ये हमारी थोड़ी E1 से सिंपल सी मान लो। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ये हमारा रिएक्टेंट है, सिंपली आप यहाँ देखो तो ये हमारा CH2 और इसके साथ इधर Br लगाए, और इसके साथ ये CH2 के साथ हमारा H लगाए। यहाँ पे सिंपली जो वैसे CH3 होता है, लेकिन हमने एक H को अलग लिख लिया। ये हमारा मेन ग्रुप, ये हमारा अल्फा वाला, ये हमारा बीटा वाला हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हाइड्रोजन हो जाएगा, और इसमें हमारे अल्फा बीटा डिहाइड्रो हैलोजनेशन होती है, यानी कि हमारे अल्फा और बीटा दोनों ही जगह से हमारी एलिमिनेशन होती है। इसको हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, KOH की प्रेजेंस में। तो KOH को अगर हमने तोड़ के देखा तो एक हमारे यहाँ पे K बना और एक हमारा OH बना, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है कि यहाँ पे साथ में सारी रिएक्शन एक साथ होती है। कैसे होती है, तो हमारा जो OH बना ये हमारा क्या करेगा, ये हमारा इसके ऊपर जाके अटैक करता है। तो ये हमारा क्या कर रहा है, इधर इसके ऊपर जाके अटैक कर रहा है, सिंपली बात है। तो ये हमारे जब अटैक करता है तो एक यहाँ पे पार्शियली बॉन्ड में क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। इस तरह क्या हो गया, पार्शियली बॉन्ड में यहाँ पे अटैच हो गया, अटैच हो गया। तो ये हमारे इसके साथ बॉन्ड बना रहा होता है, और जो ये वाला बॉन्ड है ये हमारे यहाँ पे टूट रहा होता है। और जब ये टूट रहा होता है तो ये बॉन्ड हमारा क्या होता है, इधर शिफ्ट हो जाता है, इधर शिफ्ट हो रहा होता है। और जब इधर शिफ्ट हो रहा होता है तो जो हमारा Br वाला बॉन्ड था ये भी क्या हो रहा है, ये आपस में यहाँ पे टूट रहा होता है। तो एक हमारा बॉन्ड क्या है कि ये इधर आ रहा है, ये इसके साथ बना रहा है, और ये हमारा टूट रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट हमारी एक ऐसी कंडीशन है जब क्या हो रहा है कि हमारे बॉन्ड एक साथ टूट भी रहे हैं और एक साथ हमारे जुड़ भी रहे हैं, यानी कि जब एडिशन और ब्रेकेज दोनों एक साथ होते हैं तो उसी कंडीशन को हम यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बोल देते हैं। यानी कि बिल्कुल ही एक हमारी मिडिल स्टेट है जब ये सारा फंडा कर रहा है, लेकिन ये इंटरमीडिएट नहीं होता। आप सोचो कि सर इसमें भी तो इंटरमीडिएट बन रहा है, ये कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ये एक प्रोसेस जो चल रही है ना, उस प्रोसेस को दिखाने का एक तरीका है कि यहाँ पे जो OH है वो हमारे इसके साथ जुड़ता जा रहा है, और ये बॉन्ड हमारे इधर शिफ्ट होता जा रहा है, और ये वाला बॉन्ड हमारा टूट रहा है, ये हमारा अलग होता जा रहा है। तो ये केवल एक दिखाने की हमारी क्या एक ट्रांजिशन स्टेट है। और जैसे ही हमारी ये रिएक्शन हमारी हो रही होती है कंटिन्यूस, और ये कंप्लीशन पे क्या होगा, ये OH हमारे इस H को सक्सेसफुली ले जाएगा, तो हमारा H2O की फॉर्म में बाहर निकल गया। ये Br हमारा सक्सेसफुली अलग हो जाता, तो ये Br की फॉर्म में, और इधर का ये K जो इसका निकला था वो KBr की फॉर्म में बाहर निकल गया। अब ये बॉन्ड हमारा इधर आ जाता है, और इनकी बैलेंसी भी पूरी करने के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमारा बन जाता है, और हमारा इथीन बन के यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो इस तरह ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट होती है, यानी कि ये हमारी ट्रांजिशन स्टेट के साथ मिलकर हमारी पूरी हो रही होती है, और इसीलिए इसको हम सिंगल स्टेप मैकेनिज्म बोलते हैं, यानी कि एक साथ सारा फंडा चल रहा होता है। तो इन ट्रांजिशन स्टेट द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोथ इथाइल ब्रोमाइड एंड एथेनॉल इन्वॉल्व, यानी कि ये हमारा जो ट्रांजिशन स्टेट है यही हमारा एक्चुअल में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है कि जो हमारा लीविंग ग्रुप है, जो एलिमिनेशन ग्रुप है, ये हमारा कितनी जल्दी यहाँ से बाहर निकल रहा है, इस पर ये डिपेंड करता है कि ये जितनी जल्दी बाहर निकलेगा उतनी ही जल्दी हमारे यहाँ पर बॉन्ड डेवलप होगा, और ये हमारे जितनी बनेगा। तो इन सब पर ये डिपेंड करता है। इस तरह आप बना के लिख के आ जाना। अब इसके काइनेटिक के बारे में बात करें तो ये बेसिकली सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों पे डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारा ये पूरा है ना, तो इसमें ये हमारा कितनी जल्दी छोड़ रहा है, और ये एल्काइल हैलाइड इस पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा जो KOH है ना, इसका OH हमारा कितनी जल्दी जाके अटैक कर रहा है, इस पर भी ये डिपेंड करता है। तो KOH हमारा रिएजेंट हो गया और ये हमारा रिएक्टेंट हो गया। तो इस रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों पर ये रिएक्शन हमारी डिपेंड करती है, इसीलिए इसको हम यहाँ पे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक बोल देते हैं। और इसकी रेट ऑफ रिएक्शन आप इस तरह लिखोगे, RK एल्काइल हैलाइड रिवेस। तो बेस हमारा ये KOH था, तो R हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, K हमारा रेट कांस्टेंट हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड ये हमारे कंसंट्रेशन हो जाएंगे रिएक्टेंट और रिएजेंट के। अब इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो प्राइमरी हैलाइड हमारी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करेंगे और टर्शरी वाले कम देंगे। इसके पीछे रीजन होता है स्टेरिक हिंड्रेंस का। अब जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमारा कुछ फॉर्म ही नहीं हो रहा है, यहाँ तो हमारा डायरेक्टली अटैक हो रहा है। तो अब जैसे मान लो ये था हमारा, अब इस कार्बन के पास क्या है कि केवल एक ये लगा है, तो यहाँ पे क्या है कि ये आराम से अटैक कर पा रहा है। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे टर्सरी वाला अगर केस दिखाऊं तो मान लो कि अब मान लो इसके पास अटैक करना है, ये हमारा S था। अब मान लो जो हमारा OH था वो जब इसके पास अटैक करने आएगा तो यहाँ ऑलरेडी क्या स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे क्या बल्कीनेस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से OH हमारा क्या है यहाँ पे आएगा तो अटकने लगेगा और अच्छे से जाके यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा OH ग्रुप होगा, जो बेसिकली हमारा यहाँ पे अटैक करने आ रहा है, जो हमारा बेस है वो अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको आसानी नहीं मिलेगी स्टेरिक
हिंड्रेंस की वजह से। और स्टेरिक हिंड्रेंस हमारा होता है बल्कीनेस, और बल्कीनेस मतलब क्या है, यहाँ पे ज़्यादा हमारे ग्रुप प्रेजेंट है, तो टर्सरी में हमारे ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस हमारी सबसे ज़्यादा है, इसकी सबसे कम है और इसकी सबसे कम होती है। इसीलिए जिसकी स्टेरिक हिंड्रेंस हमारी सबसे कम होगी वो अपनी रिएक्शन बहुत जल्दी देते हैं। तो इसीलिए जो हमारी E2 रिएक्शन है वो स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है, और इसीलिए जो E2 रिएक्शन है उसमें प्राइमरी वाले हमारे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, सेकेंडरी उससे कम, और टर्सरी हमारे सबसे कम। तो इस तरह हमारी रिएक्शन ऑर्डर यहाँ पे चलता है। अब थोड़ा अगर हम बात करें E1 वर्सेस E2 के बारे में, तो जो जो बातें मैंने आपको सारी बताई वही सारी बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। तो सिंपली जो जो आपने अभी पढ़ा ना, बस उसी का एक तरह से यहाँ पे समरी वर्जन लिखा हुआ है। E1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर होती हैं, E2 बाईमोलिकुलर होती हैं। E1 हमारी 2 स्टेप में होगी, E2 हमारी 1 स्टेप में होगी। E1 जो हमारी होगी उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, E2 हमारी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है। E1 में हमारी बेसिकली क्या है, के रिएजेंट, यानी कि ये हमारी बेसिकली क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेंगी, और E2 हमारी क्या है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करती है। सिंपल सा फंडा है। इसके लिए हमें वीक बेस की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। ये हमारी हाईली पोलर सॉल्वेंट में हो जाती है, जैसे हमारा H3O था तो वीक बेस था, लेकिन एक पोलर सॉल्वेंट की तरह काम करेगा। यहाँ पे लो पोलर सॉल्वेंट चाहिए, और बेसिकली हमारे जैसे QH है जो एल्कोहलिक है हमारे। इसके बाद यहाँ पे जो कार्बोकैटायन की रीअरेंजमेंट है ना वो पॉसिबल होती है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होती है। इस वाले टॉपिक को हम आगे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं इसके फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में। तो देखो कुछ भी अलग नहीं है, जो आप पढ़ चुके हो ना सारा का सारा हमारा फंडा सेम ही है। तो फैक्टर अफेक्टिंग में बात करें तो जो सबस्ट्रेट हमारा है वो हमारा जो एल्काइल हैलाइड था, अगर E1 के लिए देखा जाए तो टर्सरी सबसे ज़्यादा देगा, सेकेंडरी देन प्राइमरी, और E2 के लिए देखा जाए तो प्राइमरी पहले देगा, सेकेंडरी टर्सरी। रीज़न पता है कि पहला जो E1 था उसमें हमारी स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की डिपेंड कर रहा था, और E2 के लिए हमारे स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड कर रहा था। लिविंग ग्रुप में देखा जाए तो अगर हमारा जो अच्छा लिविंग ग्रुप है वो जितनी जल्दी छोड़ देगा, जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे, तो ये Br हमारा जितनी जल्दी रिमूव होगा, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये जितनी जल्दी रिमूव होगा हमारी रिएक्शन उतनी ही जल्दी फास्ट होगी। क्योंकि पहले केस में ये रिमूव होगा तो कार्बोकैटायन उतनी जल्दी बनेगा, सेकंड केस में जो E2 के लिए अगर रिमूव होगा तो हमारा जो इधर से जुड़ने वाला है वो उतनी जल्दी होगा। तो जितनी जल्दी लिविंग ग्रुप है जैसे क्लोरीन ब्रोमीन, उतनी ही जल्दी हमारी E1 E2 रिएक्शन होती है। सॉल्वेंट में देखा था तो E1 के लिए हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और E2 के लिए हमें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट देख रहे थे, यानी कि ये हमारा एक तरह से पोलर था, ये हमारा लो पोलर था। नेचर ऑफ बेस के बारे में बात करें तो E1 के लिए हमें वीक बेस ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा था, और E2 के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत थी। टेम्परेचर में देखा जाए तो दोनों ही केस में टेम्परेचर की हमें जरूरत है, तो टेम्परेचर हम जितने ज़्यादा बढ़ाएंगे E1 और E2 दोनों ही रिएक्शन में हमारी टेम्परेचर हेल्प करता है। तो ये कुछ हमारे फैक्टर अफेक्टिंग हो गए E1 E2 के लिए, शॉर्ट में ही थे और दोनों में हमारे मैंने कंबाइन करके लिख दिया, आपको सब समझ आ जाएगा। अब हम बात करते हैं अपने रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायंस के बारे में। तो ये बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक है जो अगर कभी आ जाता है तो आप लिख कर आ सकते हो। वैसे तो ये टॉपिक हमारे कंबाइन करके आते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा अकेला आ गया लॉन्ग में, ये जो बाकी के टॉपिक है उनके साथ मिलजुल कर ये आ जाते हैं। तो इट इज़ द शिफ्टिंग या फिर माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर मिथाइल ग्रुप फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर टू फॉर्म अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अब जैसे आपने तब देखा था कि जैसे हमारी कुछ भी रिएक्शन हो रही थी तो हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा था, जिस कार्बन के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता था। सिंपल सा फंडा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि कई केस में देखा गया कि हमारा कार्बोकैटायन अगर स्टेबल नहीं है तो उसमें हमारे कुछ शिफ्टिंग हो जाती है। अब एग्जाम्पल में अगर आपको दिखाऊँ तो जैसे ये हमारे, अगर मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ, हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा E1 है ना उसके लिए हमें टर्सरी हैलाइड का होना बहुत ज़रूरी है हमारी अच्छी रिएक्शन के लिए। तो अब मैं एग्जांपल अगर आपसे ले रहा हूँ कि मान लो ये हमारा क्या है CH3 है, ये यहाँ पे जुड़ा है और इसके साथ भी हमारा CH3 है और इधर भी हमारा CH3 जुड़ा है, और इधर लेकिन हमारा जुड़ गया यहाँ पे CH2 और इधर हमारा लगा हुआ है Br ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली देखा जाए तो ये हमारा मेन हो गया, ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पे जब हम इसकी एलिमिनेशन करेंगे तो ये हमारा टूटेगा और ये टूट के यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वो कैसे होगा, CH3 कार्बन और यहाँ पे हमारा CH3 लग गया, यहाँ पे हमारा CH3 लगा है और यहाँ पे हमारा CH2 लगा, तो इधर हमारा कार्बोकैटायन का क्या फॉर्मेशन हो गया इस वाले पे। अब आपको पता है कि ये हमारा क्या है, सिंगल है, यानी कि क्या है, सिंगल है। अब इस वाले कार्बन के पास कितने भी हमारे जुड़े हों, लेकिन ये जो हमारा मेन कार्बन है जो इसके साथ जुड़ा होता है, इसके साथ कितना कार्बन है, एक लगा हुआ है, तो ये एक्चुअल में हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये जो हमारा था ना इसके साथ सिर्फ हमारा एक कार्बन जुड़ा हुआ है, इसके साथ बेशक 3 लगे हैं लेकिन इसके साथ क्या एक लगा है, तो ये हमारा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड कहलाएगा। और प्राइमरी है इस वजह से क्या है, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो हमारी कम है, और अगर स्टेबिलिटी कम है तो आगे क्या हो सकता है, ये रिएक्शन में अपने आप को स्टेबल रखने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
तो इसलिए यहाँ पे हमारे कंसेप्ट आता है रीअरेंजमेंट, और ये रीअरेंजमेंट कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ हमारा E1 के अंदर आता है। ये आप याद रखना, E2 के अंदर ये नहीं आएगा, E1 के अंदर आता है। तो E1 के अंदर बेसिकली अब क्या होगा कि मान लो ये हमारा कम स्टेबल है, लेकिन अगर हम इस वाले कार्बन को देखें तो ये इसके बाद भाई 3 अलग अलग हमारे कार्बन प्रेजेंट है, तो ये टर्सरी हैलाइड है और ये ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे होगी रीअरेंजमेंट, और उसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा हमारा इस वाले कार्बन के ऊपर, और ये जो हमारा इसके साथ, क्योंकि भाई एक तो यहाँ पे बॉन्ड कम करना पड़ेगा, तो ये वाला जो हमारा मिथाइल ग्रुप था ये अटैच हो जाता है इसके साथ में। और अब इस केस में क्या होगा कि हमारा जो नया कंपाउंड बनता है वो कैसे बनेगा, CH3 बन जाएगा। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हमारा CH3 है, और यहाँ पे हमारा CH2 था, और इस CH2 के साथ में हमारा ये CH3 और जुड़ जाएगा, तो इधर बन जाएगा ये। अब ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज था वो इस वाले से शिफ्ट हो गया, इधर आ गया, तो अब ये हमारा लग जाएगा इधर। अब इस वाले कार्बन को देखोगे तो भाई ये कार्बन हमारा टर्सरी है, यानी कि यहाँ पे इधर भी कार्बन है, इधर भी, इधर भी, तो 3 हमारे एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये क्या करेंगे, इसको अपनी अपनी ताकत सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, तो ये अपने आप को स्टेबल रखेगा और ये एक स्टेबल कार्बोकेटन हो जाएगा। तो ये हमारे कंसेप्ट होता है E1 के अंदर कि यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे मिथाइल ग्रुप है या जो हमारे हाइड्रोजन है वो क्या करेंगे, एक कार्बन से दूसरे कार्बन की तरफ क्या शिफ्ट कर जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो कार्बोकेटन था वो ज़्यादा स्टेबल बन जाए। और कार्बोकेटन हमारा जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा, हमारी जो रिएक्शन है आगे वो उतनी अच्छी होती है। अब ये 2 तरीके से होता है, एक होता है हमारा हाइड्रोजन शिफ्ट, एक होता है हमारा मिथाइल शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट में बेसिकली क्या है कि जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो शिफ्ट कर जाता है। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा तो ये CH है, ये CH3 है, और ये इधर है। अब इस वाले कार्बन के पास क्या है कि एक ये लगा है, एक ये लगा है, तो 2 कार्बन लगे हैं, तो ये हमारा सेकेंडरी कार्बन है। लेकिन ये हमारा प्राइमरी कार्बन है, क्यों, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक कार्बन है। तो ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस वाले को इधर शिफ्ट कर देगा, और जब इसको इधर शिफ्ट करेगा तो देखो क्या होगा, ये इधर शिफ्ट करेगा तो इसकी जो H है हाइड्रोजन वो हमारा इधर लग जाएगा। तो अब क्या होगा, ये कार्बन के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये सेम है, ये सेम है, CH3। अब ये CH2 था, ये हाइड्रोजन इधर करेगा तो इधर CH3 बन जाता है, और ये जो हमारा बन गया ये हमारा टर्सरी कार्बन बन जाता है, और ये ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये कार्बोकेटन ज़्यादा स्टेबल है। तो इसमें हमारा हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ, तो इसलिए हम इसको हाइड्राइड शिफ्ट बोल देते हैं। सेकंड हमारा आता है मिथाइल शिफ्ट। इसमें बेसिकली क्या है, हमारा मिथाइल ग्रुप शिफ्ट कर जाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे ये पूरा था, अब इससे अगर हमारा बीयर अलग होता है, ये इधर आ गया। अब इसके पास हमारा एक कार्बन है, तो ये हमारा प्राइमरी कार्बन है, लेकिन ये क्या करेगा, ये हमारा टर्सरी कार्बन है। तो ये क्या करेगा, ये इधर जाके क्या करेगा, अपने आप को शिफ्ट कर देगा इसको, और जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये हमारा इधर लग जाएगा जाके। तो अब क्या बनेगा, CH3 कार्बन पॉजिटिव, CH3 सेम है। अब ये CH2 था, इसके साथ ये जुड़ गया CH3। तो अभी भी देखा जाए तो ये टर्सरी है, क्योंकि एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, ये कार्बन, तो टर्सरी हो गया। तो इसके पास पॉजिटिव एकदम मस्त है और ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये कंसेप्ट हमारा बेसिकली क्या है, कार्बोकेटाइन के ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में आने के लिए शिफ्टिंग हो जाती है हमारी हाइड्रोजन या फिर मिथाइल ग्रुप की, और इसी को हम यहाँ पे रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन बोल देते हैं। अब शॉर्ट में मैंने आपको ये समझा दिया, पूरा लिख के आपको सब दिखा दिया। थोड़ा बहुत नोट अगर शॉर्ट लगे तो इसको आप थोड़ा सा एग्जाम में बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हो, आपको मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग। अगर ज़्यादा नंबर में आ रहा है तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसको लिख के आ जाना। अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आता है सेट-जेफ रूल। अब इस सेट-जेफ रूल को हम यहाँ पे जेट-सेप्स रूल भी बोलते हैं, तो अदर नेम भी आपको थोड़ा बहुत याद करने की ज़रूरत है, अगर कभी किसी और नाम से आ जाता है आपको याद रहे। तो जो सेट-जेफ रूल है ये बेसिकली हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन में ही होता है, यानी कि जो हमारा रीअरेंजमेंट हुआ, जो हमारा सेट-जेफ हो रहा है, ये सारा का सारा हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन में हो रहा है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे जो एल्काइल हैलाइड है, अब आपको पता है कि इसमें एक अल्फा पोजीशन पे और एक बीटा पोजीशन पे 2 जगह पे हमारी एलिमिनेशन हो रही है। अब यहाँ पे डाउट आ रहा था कि अगर मान लो कोई एल्काइल हैलाइड हमारे ऐसे हैं जिनमें 2 और मोर बीटा कार्बन प्रेजेंट है, तो आप किस वाले कार्बन में से एलिमिनेशन रिएक्शन परफॉर्म करोगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मान लो ये हमारा एक क्या हो गया, पूरा का पूरा एल्काइल हैलाइड हो गया। अब ये हमारा मेन हो गया एल्काइल, ये हमारा हो गया हैलाइड। अब इसके साथ जो लगा कार्बन है ये हमारा हो गया अल्फा कार्बन। अब इसके साथ एक इधर चला गया तो ये भी हमारा बीटा कार्बन है, एक इधर चला गया तो ये भी हमारा बीटा कार्बन है, CH2, ठीक है। और इसके बाद CH3। अब इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है। अब जब हम एलिमिनेशन रिएक्शन करवा रहे थे तो हम क्या कर रहे थे कि अल्फा पोजीशन का जो ब्रोमीन था इसको हम हटा रहे थे, और बीटा पोजीशन में थे हम क्या कर रहे थे, हाइड्रोजन को एक को रिप्लेस हटा रहे थे। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि जब आप रिएक्शन करवाओगे तो इस वाले हाइड्रोजन को हटाओगे कि इस वाले हाइड्रोजन को हटाओगे। तो हम क्या करते हैं कि अभी हम दोनों रिएक्शन कर लेते हैं। तो जब हम इसकी एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएंगे तो एक बार क्या होगा कि एक बार हमारा क्या हट जाएगा, इधर वाला का, यानी कि ये जो बीटा है इसका हम इस H को हटा देते हैं। तो इसको हटाएंगे तो क्या होगा, CH3 हो गया, CH हो गया, और जब इसका ये हाइड्रोजन हटेगा तो इसका जो बॉन्ड है वो हमारा इधर शिफ्ट कर जाएगा, और हमारा CH डबल बॉन्ड CH बन जाएगा, और इधर का Br हमारा हट चुका है, और इसके साथ हमारा CH3 लग गया। तो एक बार हमारा ये बन जाता है, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्यूट 2 इन, या फिर दूसरे पोजीशन में हमारा है तो 2 ब्यूटीन हो जाएगा।
अब नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो अब क्या होगा कि अब जो हमारा रिएक्शन है, एक बार हमने इधर का हटा दिया, अब मान लो कि यहाँ से हमारा Br हट गया और एक बार हमारा जो बीटा का हाइड्रोजन है वो इधर का हटेगा। तो जब इधर का हटेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन हमारी इस तरह जुड़ेगा, तो जब ये हाइड्रोजन हटेगा तो ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, और जब इधर जाएगा तो यहाँ से Br हट गया, तो इधर CH3 CH और ये CH रहेगा, इसका ये CH रहेगा, Br हट चुका है। अब यहाँ का जो इधर है, इधर डबल बॉन्ड हमारा लग जाएगा और ये हमारा CH2 बन जाएगा। तो अब जो इधर से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे हमारा 1 ब्यूटेन बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बना 2 ब्यूटेन सेकंड पोजीशन पे, यहाँ हमारा बना 1 ब्यूटेन। तो अब क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से हमारा कौन सा प्रोडक्ट है जो मेजर है और कौन सा हमारा है माइनर है। यानी कि मेजर मतलब जो हमारा ज़्यादा मात्रा में बनेगा, माइनर जो हमारा कम मात्रा में बनता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे यहाँ पे आता है सेट-जेफ रूल। अब ये बेसिकली क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या है, दैट प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट विच कंटेन मोर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट एट डबल बॉन्ड कार्बन। यानी कि अब जो हमारे डबल बॉन्ड वाले कार्बन है ना, उनके पास में हमारे कितने नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट जुड़े हुए हैं ना, उस पर डिपेंड करता है कि वो हमारा मेन कार्बन होगा। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारा डबल बॉन्ड है, ये कार्बन। अब वैसे देखा जाए तो ये हमारे इसका पार्ट है, लेकिन देखा जाए CH के पास में क्या है, एक हमारा ये जुड़ा हुआ है, एक हमारा सब्सटीट्यूट। इसके पास देखा जाए तो एक हमारा ये जुड़ा हुआ है, 2 सब्सटीट्यूट। तो इस वाले कंपाउंड में हमारे पास देखा जाए सिंपली एक ये और एक ये, हमारे पास 2 सब्सटीट्यूट हो जाते हैं, यानी कि CH3 है तो सब्सटीट्यूट की तरह काम करता है हमारा। अब अगर हम इस वाले में देखें तो ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया। अब इसके पास देखा जाए तो एक हमारा, देखो ये ऐसा मत जोड़ना कि 1 और 2, इस पूरे को हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, इथाइल बोल देते हैं, क्योंकि इसके साथ ये लग गया तो ये हमारा पूरा इथाइल सब्सटीट्यूट हो जाएगा, यानी कि सब्सटीट्यूट सिर्फ एक रहेगा हमारा। तो इसके बाद एक हमारा सब्सटीट्यूट इधर ये लगा हुआ है, और इसके बाद देखा जाए तो भाई सब्सटीट्यूट और है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो हमारा है, इसके पास सिर्फ एक सब्सटीट्यूट लगा हुआ है, और इसके पास हमारे क्या है, 2 सब्सटीट्यूट लगे हुए हैं। तो मैंने वही बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो कोई भी हमारा प्रोडक्ट डबल बॉन्ड के पास में जो नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट है वो ज़्यादा होंगे, वही प्रोडक्ट हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इसके पास हमारे 2 सब्सटीट्यूट है, तो ये हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और इसके पास हमारा सिर्फ एक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो ये मेजर प्रोडक्ट में हमारा 80% यहाँ पे मतलब हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा, और 20% हमको ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये सिंपल हो गया। बाकी इसके एविडेंस भी हमारे लिख के आते कई बार। तो सिंपल है कि ये हमारा अंडरस्टैंड और प्रिडिक्ट करता है आउटकम को कोई भी एलिमिनेशन रिएक्शन का, और ये बेसिकली मेजर प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है, जो हमने यहाँ देख लिया। तो अब एक आध और एग्जाम्पल अगर देखा जाए यहाँ पे, तो अब आप यहाँ पे क्या करो कि ये वाला एग्जाम्पल देखो, अब इसको सॉल्व करो और बताओ कि इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। पूरा इस तरह सॉल्व भी आप ही को करना है, मैं यहाँ बना नहीं रहा हूँ। तो इस पूरे का आपको मेजर और माइनर प्रोडक्ट कमेंट करके बताना है, और इस एग्जाम्पल का नाम हम सेट-जेफ रूल लिख देते हैं। तो आप यहाँ पे सेट-जेफ रूल लिख देना, और उसके आगे बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर बना, कौन सा हमारा माइनर बना। ठीक है, करो यार, थोड़ा बहुत होमवर्क वगैरह भी करो, मज़ा आता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने एल्केन्स की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बारे में। और ये जो हमारी रिएक्शन है ना, यही आगे जाके जो हमारे मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल थे ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनको जाके डिफाइन करते हैं। तो इसलिए इस रिएक्शन को भी अच्छे से समझ लेना। अब देखो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स का सिंपल सा मतलब क्या होता है, आपको ये पता होगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हमारी हो रही है, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, जैसे अगर मैं H2O को यहाँ पे तोड़ूं तो एक हमारा ये H पॉजिटिव और एक यहाँ पे हमारा OH नेगेटिव में बनता है। तो जो पॉजिटिव वाला होता है इसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बोल देते हैं, और जो नेगेटिव वाला होता है इसको हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बोल देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया हमारा जो पॉजिटिव है, और न्यूक्लियोफाइल हमारा जो नेगेटिव हो जाता है। अब जो इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन का सिंपली मतलब क्या होगा कि यहाँ पे हम एल्कीन्स के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जाके जुड़ जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है। अब अगर मैं आपको एक बात क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि सब्स्टिट्यूट और एडिशन, इन दोनों में फर्क क्या होता है, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। अगर यही मैं बोलता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, इसका मतलब क्या होता है। तो जो हमारे एल्केन्स होते हैं ना, जैसे ये कार्बन है, मान लो ये 3 जुड़े हुए हैं, ये कार्बन ये 3 जुड़े हुए हैं, तो ये एल्केन्स है वो हमारे सब्स्टिट्यूट रिएक्शन देते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, अब जैसे इसमें मैं क्या करूँ, मान लो मैंने कोई इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा, मान लो मैंने H पॉजिटिव, या मान लो मैंने यहाँ पे कोई सा भी क्लोरीन या कुछ भी मैं जोड़ रहा हूँ, तो उस केस में पता है क्या होगा, ये क्लोरीन को यहाँ पे जुड़ने के लिए क्या है, इस वाले एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जब इसको ये रिप्लेस करता है तो उसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट बोल देते हैं। अब एडिशन में क्या होता है, एडिशन में कि यहाँ पे कुछ भी सब, जैसे हमारे ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन कार्बन, तो अब यहाँ पे क्या होगा बेसिकली कि इसको अगर यहाँ पे अटैच होना है तो इसको अटैच होने के लिए किसी को रिप्लेस, यानी कि इसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा, सिंपली इस डबल बॉन्ड को तोड़ेगा, आएगा और यहाँ पे जाके लग जाएगा, यानी कि क्या किया, वो जुड़ गया। तो जब वो सिर्फ आगे जुड़ रहा है बिना किसी को निकाले, तो उसको हम यहाँ पे एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और अगर वो किसी को निकाल कर उसकी जगह जाके लग रहा है तो उसको हम सब्स्टिट्यूट रिएक्शन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आपको डिफरेंस
पता चल गया कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन में क्या फर्क होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सिंपली क्या है कि ये हमारी एल्केन्स की वो रिएक्शन होंगी जहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो जाके बाउंड करेगा, और जब वो चिपकता है तो आपको पता क्या करता है, वो डबल बॉन्ड को तोड़ता है, किसी और को नहीं निकालेगा बल्कि डबल बॉन्ड को तोड़ता है। तो यहाँ पे हमने एल्कीन्स का एग्जांपल ले लिया, इथेन हो गया हमारा कार्बन कार्बन। तो अब आपको पता है कि भाई दोनों ही बराबर हैं, तो किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव जाता है, किसी एक कार्बन पे नेगेटिव जाता है। तो मान लो कि हम पार्शियली अगर यहाँ देखें तो मान लो कि यहाँ पे हमने इसको पॉजिटिव बना दिया, यहाँ पे हमने नेगेटिव बना दिया। तो ये नेगेटिव है तो इस पर हमारा इलेक्ट्रोफाइल आयन करेगा, क्योंकि जो नेगेटिव है उस पर पॉजिटिव जाता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हमारा इस वाले कार्बन पे जाएगा और न्यूक्लियोफाइल हमारा इस वाले कार्बन पे जाएगा। तो अब अगर इनको हम अच्छे से बनाए तो क्या बनता है, CH2 के साथ हमारा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और C इस वाले C के साथ में हमारा NU यानी कि ये वाला न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। तो इस तरह हमारी ये कंप्लीट रिएक्शन होती है। कहने के लिए हमारा इलेक्ट्रोफाइल एडिशन है, लेकिन साथ में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो भी यहाँ पे अटैच हो रहा है, पर मेन हमारे यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल का फंडा यहाँ पे होता है। अब इसका एग्जाम्पल अगर हम सिंपली देखेंगे तो इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम एल्केन्स, यानी कि इसमें बेसिकली हमारे जो एल्केन्स है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे मान लो ये हमारा इथीन है, सिंपल सा फंडा है, लिख देता हूँ। देखो जब भी आप केमिकल वगैरह एग्जाम में लिखोगे ना तो आपको ये लिखने पड़ेंगे, और इसका नाम आपको हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बार बार हमने जो है सेम ही लिखे हैं, तो आपको ज़्यादा किसी के नाम या उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी हम रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, कोई भी हम पोलर और हीट करवाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा आपको बताएं, ये HBr हमारा टूटेगा तो यहाँ पे H पॉजिटिव में और यहाँ पे Br नेगेटिव में टूटता है। H पॉजिटिव हमारा क्या इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या करेगा, ये जाके यहाँ पे अटैक करेगा। अब जब अटैक करेगा तो एक जगह पे अगर हम क्या कर लें, कहीं भी ले लेते हैं, मान लो इधर हम कर देते हैं ऐसे ही, तो इसको अगर हम पॉजिटिव बनाते हैं, इसको नेगेटिव बनाते हैं, तो यहाँ पे जो H है वो हमारा इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे CH3 लग जाता है। बॉन्ड हमारा पहले ही टूट गया, जब बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे CH2 बचा, तब CH2 के बाद एक के पास हमारे जाकर Br लगेगा, तो यहाँ हमारा Br लग जाएगा, तो हमारे यहाँ पे ब्रोमो इथिन बन जाता है। क्या बन जाता है, ब्रोमो इथेन बन गया, CH3 CH2 ये। अब ये ईथ एन है, यानी कि एन यानी कि हमारा सिंगल बॉन्ड वाला है। तो वही तो मैं बोल रहा था आपसे कि ये हमारी वो रिएक्शन है बेसिकली जो हमारे क्या कर रहे हैं, एल्केन्स को बना रही है, किसके द्वारा, एल्कीन्स के द्वारा। यानी कि देखा जाए ना ओवरऑल पूरी केमिस्ट्री में वही चल रहा है, एल्केन से एल्कीन बन गए, एल्कीन से एल्केन्स बन जा रहे हैं, एल्काइल हैलाइड से एल्कीन बन जा रही है। तो यही सब फंडा हमारा चलता रहता है। अब इसी वाली रिएक्शन का हमको मैकेनिज्म देखना है, तो ये बेसिकली हमारा क्या है, 3 स्टेप में ही मैकेनिज्म होता है। पहला हमारा होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना है, तो उसके लिए हमें इस HBr की जरूरत है, क्योंकि इसी में से हमारे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनते हैं। तो यहाँ पे हम जब इसकी इलेक्ट्रोफाइल करवाते हैं तो जो HBr है ना वो हमारा H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में टूट जाता है, और जो H पॉजिटिव है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, Br नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। इसके बाद हमारा क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल एडिशन है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पहले करवाते हैं। अगर न्यूक्लियोफाइल होती तो हम यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाते। तो जब इलेक्ट्रोफाइल है तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन रिएक्टेंट, जो हमारा रिएक्टेंट क्या बेसिकली हमारा इथीन है, तो यहाँ इथेन हमारा ये पूरा लग गया। अब हमने यहाँ पे जब पूरा डिवाइड किया तो ये हमारा पार्शियली पॉजिटिव, ये हमारा पार्शियली नेगेटिव। अब जो नेगेटिव है ये वाला, तो इस नेगेटिव पे पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जब अटैक करेगा तो इसके साथ जुड़ जाएगा, और जब इसके साथ जुड़ेगा तो ये बॉन्ड हमारा टूटा है, तो यहाँ पे CH3 बन गया। अब ये जो हमारा बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे CH रह गया सिंगल, तो ये हमारा बन गया पॉजिटिव, और यहाँ पे हमारा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था वो भी भाई अपने कार्बोकैटायन के ऊपर आकर अटैक करेगा। अब ये पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफाइल हमारा जो Br था वो नेगेटिव था, तो ये Br हमारे क्या करेगा, इस पॉजिटिव पे जाकर बाइंड करेगा, और CH3 CH2 और हमारा Br यानी कि ब्रोमो इथेन बन के तैयार हो जाता है। तो अब ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया 3 स्टेप में। बहुत ही ज़्यादा ईजी हमारी रिएक्शन थी ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई डाउट है एक बार फिर से इसको थोड़ा सा देख लेना। तो एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, ऑर्गेनिक है भाई आप, तो आप यहाँ पे पूरा ऐसा नहीं है भर भर के 4 पेज भरे हो 4 पेज, यहाँ पर रिएक्शन ज़्यादा मैटर करती हैं। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अगर आपकी 7 नंबर में आती है ना, थोड़ा बहुत लैंग्वेज बनाओगे, इसके बारे में डिफाइन कर दोगे कौन सी होती है, ये एक जनरल लिख के आ जाओगे, फिर एक एग्जांपल लिखोगे, फिर इसको करोगे, तो आप यहाँ पे लगभग 2 से 2.5 पेज भर दोगे ना, उसी में आपको नंबर मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि इसको आप पूरा का पूरा 4 पेज 5 पेज में घसीटो, क्योंकि भाई ऑर्गेनिक है, इतना कितना ही क्या लिख लोगे। तो रिएक्शन ये मैकेनिज्म, बस इसको थोड़ा सा और एलोबरेट कर सकते हो, यानी कि इन दिस रिएक्शन HBr डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव एंड H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, Br न्यूक्लियोफाइल। उसके बाद यहाँ आगे कर देना। अब नाउ हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है बिल्कुल कहानियों की तरह आप बना के लिख देना, अगर आपको बल्क में करना हो, पेज भरना हो, पर ये रिएक्शन बहुत जरूरी है, इनको बनाकर जरूर रहना, इनको बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपली अब हम बात करते हैं थोड़े मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल के बारे में, और इसको समझने से पहले आपको कुछ बातें समझनी बहुत जरूरी है। अब जैसे हमारे जो एल्कीन्स होते हैं ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारा होता है सिमेट्रिकल एल्कीन्स और एक हमारे होते हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब सिमेट्रिकल एल्कीन्स का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा कोई भी कार्बन है, यानी कि सिंपली मैंने यहाँ एग्जांपल नहीं लिखे हैं, अभी दिखा देता हूँ। तो जैसे मान लो ये कार्बन है और कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है, तो अब क्या होता है कि इनके पास में जो हमारे हाइड्रोजन का डिस्ट्रीब्यूट होता है ना,
अगर इन डबल बॉन्ड के पास वाले दोनों हाइड्रोजन या दोनों इथाइल ग्रुप हमारे बराबर डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि दोनों बेस टाइम पे हमारे सेम है, तो ये हमारे सिमेट्रिकल एल्कीन्स कहलाते हैं, यानी कि बराबर है। अब अनसिमेट्रिकल में क्या होता है कि जैसे अब मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाऊं, ये हमारा CH3 हो गया, ये हमारा CH है, और ये हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2 हो गया। तो अब अगर इसमें देखोगे तो ये डबल बॉन्ड है, लेकिन इसके पास क्या है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर सिर्फ एक हाइड्रोजन और एक CH3 है, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है, यानी कि डबल बॉन्ड के इधर उधर क्या है, एक दूसरे का बिल्कुल सेम नहीं है। तो ऐसे हम जो कंपाउंड्स होते हैं उसको हम यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स बोलते हैं। एल्कीन्स है क्योंकि डबल बॉन्ड है, लेकिन दोनों तरफ हमारा बराबर नहीं है, तो ये हमारे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स हो कहते हैं। अब जो हमारे अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होते हैं ना, इन्हीं के लिए हमारा बनाया गया है मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल, यानी कि सिंपली हमारे जो मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल हैं वो हमारे इन्हीं अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। तो अब हम बात करें अगर अपने मार्कोनिक रूल के बारे में, तो मार्कोनिक रूल हमारा दिया था एक रशियन केमिस्ट थे मार्कोनिकोव, ठीक है, जिनकी वजह से ये मार्कोनिक रूल पड़ गया। अब इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी ना, जो हमने यहाँ देखा था, तो उसमें जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था वो क्या हो रहा था, वो हमेशा डबल बॉन्ड के कार्बन की तरफ जाएगा, लेकिन उस कार्बन की तरफ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा अटैच है। नहीं समझे? जब सिंपल सी बात है भाई, एग्जाम्पल यानी ऑर्गेनिक में आपको एग्जाम्पल की जरूरत होती है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिया, अब यहाँ पर आप ये वाला एग्जाम्पल मत ले लेना जो मैंने यहाँ पे लिया था इथेन वाला, क्योंकि ये हमारा सिमेट्रिकल है जो मैंने आपको बोला, और सिमेट्रिकल में हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिकल में मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक की जरूरत है ही नहीं, तो हमें अनसिमेट्रिकल चाहिए, और अनसिमेट्रिकल में हमने ले लिया ये वाला एग्जाम्पल। तो बेसिकली ये हमारा क्या है, प्रोपीन का एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके बीच में सब अलग अलग है, तो जब यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी तो ये वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, और जब ये टूटेगा तो जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन से वाले कार्बन पे जाके जुड़ेगा, ये हमारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यानी कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव, ये इस वाले पे जाके जुड़ेगा कि इस वाले के पास जुड़ेगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक वाले रूल लेकर आए हैं यहाँ पे। तो मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हमारे कोई भी ये अनसिमेट्रिकल कार्बन है, अनसिमेट्रिकल पूरा एल्कीन्स है, इसमें जब हम यहाँ पे अपने HBr के साथ यानी कि अपने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की जब रिएक्शन करवाते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा उस वाले कार्बन के पास जाके जुड़ेगा जिस कार्बन के पास क्या है, ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। अब जैसे ये कार्बन देखा जाए तो इस पर सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये वाला कार्बन देखा जाए तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जब इसकी यहाँ पे पूरा का पूरा मतलब डिसोसिएट होकर हमारे जब एडिशन होगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमारा किस पे जुड़ेगा, इस वाले के पास जुड़ेगा। तो अब अगर हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन पूरी करवाएंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH, और इस वाले CH3 के पास क्या है, एक हाइड्रोजन और जुड़ गया तो CH3 हो गया। अब ये वाला बचा ना, यहाँ पे हमारा Br आके जुड़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हमारा CH3 CH CH3 Br हमारा पूरा बन जाता है। अब इसका मैकेनिज्म अगर सिंपली देखा जाए, सबसे पहले हमारे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सिंपली हमारे जो मतलब कार्बोकैटायन वगैरह जो फॉर्म होता है ना, वो फॉर्म होगा। तो यहाँ पे H2O के प्रेजेंस में ये आपको बताया कि इलेक्ट्रो डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, और जब इधर शिफ्ट होगा तो CH हमारा इधर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर हमारा पार्शियली निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ जाएगा। तो ये हमारा पॉजिटिव बन गया, ये निगेटिव बन गया। अब यहाँ पे हम HBr की जब यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे तो H पॉजिटिव Br। अब आपको ऐसे भी याद होगा कि जो हमारा H है वो हमारा कौन से कार्बन पे जाएगा, जिसपे हमारे हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखा गया कि इसमें जो हाइड्रोजन थे वो हमारे ज़्यादा हैं, तो हाइड्रोजन हमारा इधर जाके जुड़ेगा, और जिसपे कम है वहाँ पे हमारा ये न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ेगा, Br जाके जुड़ेगा। तो अब अगर हम इस रिएक्शन को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे सिंपली, तो हम यहाँ क्या देखेंगे, CH हो गया हमारा, फिर CH के बाद जाके हमारा Br जुड़ गया, और इसके बाद जाके हमारा H जुड़ गया, तो हमारा ये कंप्लीट बन के तैयार हो जाता है। और इसका नाम अगर सिंपली देखा जाए तो क्या बोल देंगे हम यहाँ पे, 2 ब्रोमो, और यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे प्रोपेन इसको बोल देते हैं। तो हमारे यहाँ पे सिंपली एक एल्केन बन के तैयार हो चुका है। तो बाकी बात हमारी सेम थी कि मार्कोनिक हमारे इलेक्ट्रोफिलिंग एडिशन रिएक्शन है। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक एल्कीन है, और इस एल्कीन से हमें क्या है, एक एल्केन प्राप्त हो रहा है। सिंपल सा फंडा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक हमें ये जानना था कि हम यहाँ पे कंफ्यूज थे कि इस इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जोड़ेंगे। तो इस मार्कोनिक रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि हम इलेक्ट्रोफाइल को उस वाले कार्बन के पास जोड़ेंगे यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन ज़्यादा प्रेजेंट होंगे। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल हमारा H पॉजिटिव था तो वो इस वाले के पास जुड़ेगा। जब इस पर जुड़ेगा तो यहाँ CH3 बन जाएगा, बॉन्ड हमारा टूट जाएगा, और इस CH के पास हमारा Br आके जुड़ के हमारे रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। तो पहली बात जो हमारा एंटी मार्कोनिक रूल होता है ना, इसको एकदम यहाँ पे खरच इफेक्ट नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने ये साइंटिस्ट इन्होंने इसको ढूंढा था। और दूसरी बात हम इसको पेरोक्साइड इफेक्ट नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये होता है हमारा इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो ये 2 के नाम से हम मतलब इस एंटी मार्कोनिक रूल को जानते हैं। अब ये बेसिकली हमारा असिमेट्रिकल एल्केन्स होते हैं, उन्हीं में प्रेजेंट, ये तो हमने पहले ही बता दिया कि जो असिमेट्रिकल एल्केन्स है ना, उसी में हमारे एंटी मार्कोनिक और मार्कोनिक वाले काम करते हैं। अब इनके अकॉर्डिंग क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो हमारे हाइड्रोजन होंगे यानी कि जो इलेक्ट्रोफाइल होंगे
वो उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास जाके अटैच करेंगे जिनके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। यानी कि सिंपली देखा गया तो यहाँ पे हमारा जस्ट उल्टा हो रहा है, इसीलिए इसका नाम होता है एंटी मार्कोनिक। मार्कोनिक में हमारे जो हाइड्रोजन या फिर जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो उसके पास जाके बाइंड कर रहे थे, जहाँ पे हमारा बेसिकली क्या हो रहा था कि यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे कम थे। लेकिन इस वाले केस में क्या है कि हमारा हाइड्रोजन उस वाले कार्बन के पास जाके बाइंड कर रहा है जहाँ पे हाइड्रोजन हमारे ऑलरेडी कम है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे तो CH3 CH CH2 जो हमने सेम एग्जाम्पल लिया जो हमने उधर लिया था अपने प्रोपेन का, अब यहाँ पे जब हम HBr की रिएक्शन करवाएंगे तो ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल एक तरह से पॉजिटिव चार्ज। तो ये बेसिकली वैसे मार्कोनिक के अकॉर्डिंग क्या है कि ये इस पे जाके बाइंड करना चाहिए, लेकिन एंटी मार्कोनिक के अकॉर्डिंग क्या होगा कि ये हमारा इस वाले कार्बन के पास जाके बाइंड करेगा जिसके पास हाइड्रोजन हमारे कम प्रेजेंट होते हैं। और जब इसके पास जाके बाइंड करेगा तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बनना चाहिए, CH3, और यहाँ CH के साथ एक और जुड़ गया तो CH2 हो गया। यहाँ पे CH2 था और यहाँ पे जो Br था वो हमारा इधर, क्योंकि ये जब इधर कर जाएगा तो Br हमारा क्या है ऑटोमेटिक इधर आ जाएगा, तो हमारे यहाँ पे Br, तो यहाँ पे हमारा 1 प्रोपेन बन जाता था। और जब हम बात कर रहे थे मार्कोनिक की तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, Br हमारा इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, तो हमारा यहाँ पे प्रोपेन रहता था लेकिन 2 ब्रोमोप्रोपेन बनना था। यानी कि मार्कोनिक में 2 ब्रोमोप्रोपेन और हमारा जो एंटी मार्कोनिक है इसमें हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन बन रहा था। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करें वो काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि ये हमारा डिपेंड करता है फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म पे। और अगर आपके एग्जाम में आपके जो सिलेबस देखा जाए तो हम ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं। तो इस सिलेबस में हमारे एक आखिरी यहाँ पे है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। तो ये बेसिकली हमारा एंटी मार्कोनिक के अंदर ही आता है। तो अगर कभी भी आपको ये आएगा तो एंटी मार्कोनिक हमारा सेम ही होगा, कंफ्यूज मत होना, आप एंटी मार्कोनिक और ये वाला सेम लिख के आ सकते हो। तो अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म जो हमारा इसके अंदर इन्वॉल्व करता है। तो आपको बताया कि जहाँ भी फ्री रेडिकल आता है, मैंने आपको पहले ही बताया 3 स्टेप आते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन। अब पहले हम बात करेंगे चेन इनिशिएशन के बारे में। तो इसमें बेसिकली जो हमारा रिएजेंट होता है, जैसे हमारा पेरोक्साइड हो गया, और हमारा जो कैटलिस्ट होता है जो हमारा बेसिकली किसकी प्रेजेंस में हो रहा है और उसकी यहाँ पे मतलब होता है, तो सॉरी रिएजेंट हमारा HBr हो गया और कैटलिस्ट हमारा ये हो गया जो यहाँ पे H2O2 हो गया। इन दोनों का यहाँ खेल होगा। सबसे पहले हम उठाते हैं अपने कैटलिस्ट को, तो यहाँ पे H2O2 है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह बनता है, O के साथ O और H इस तरह हमारा बनता है। तो इनकी बीच में ब्रेकेज हो जाएगी क्योंकि भाई दोनों ही हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस वजह से क्या होगा, मैंने वही बोला, देखो यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड टूट जाए तो कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, क्योंकि दोनों ही हमारे क्या है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और इस वजह से क्या होगी, जब इसको हम हीट करते हैं दोनों के दोनों हमारे फ्री रेडिकल की फॉर्म में टूट जाते हैं। तो एक OH फ्री रेडिकल हो गया, इधर भी हमारा OH फ्री रेडिकल बन जाता है, तो 2 फ्री रेडिकल बन गए। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो फ्री रेडिकल है ये हमारे जो रिएजेंट था HBr था उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ये हमारा HBr है जो हमारा ये था। अब HBr में जो OH है वो क्या करेगा, बेसिकली इस H के साथ जाकर रिएक्ट करेगा, इसको अटैक करेगा, और जब ये इसको अटैक करेगा तो यहाँ पे H2 को बना देता है, क्योंकि भाई फ्री रेडिकल है इसको तो जल्दी से स्टेबल होना है, तो ये इसके साथ जाके बाइंड करेगा, तो इसने H2 को बना दिया। लेकिन अब जो हमारा Br था वो हमारे यहाँ पे भटक गया, क्योंकि इसके पास का हाइड्रोजन चला गया, तो अब Br था वो हमारे यहाँ पे फ्री रेडिकल की फॉर्म में बन जाता है, और जो Br है वो हमारा ब्रोमाइन फ्री रेडिकल की फॉर्म में बन जाता है। सिंपल सा फंडा है। अब यहाँ पे देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है चेन प्रोपगेशन। इसमें क्या होगा, अब जो हमारा ब्रोमीन जो फ्री रेडिकल बन गया था वो हमारा रिएक्टेंट पे अटैक करेगा, यानी कि ये हमारा रिएक्टेंट था, ये हमारा था। तो अब यहाँ पे जो Br हमारा बन गया, Br ऐसे नहीं बना, Br को फ्री रेडिकल बनाने में हमारी हेल्प किया इसने, नॉन पोलर नेचर ने। अब ये Br हमारा क्या है, इधर जाके अटैक करता है। तो Br बेसिकली क्या करेगा, जो Br है वो हमारा इस वाले CH2 पे जाके बाइंड करेगा, और जब इधर जाके अटैक करता है तो आपको बताया कि ये हमारा क्या होगा, इधर शिफ्टिंग करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा कि जो CH3 था ये, इसके बाद जो ये CH है ना इसके ऊपर जाके फ्री रेडिकल डेवलप हो जाएगा, और ये जो CH था ये इसके ऊपर जाके हमारा Br जाके बाइंड कर जाएगा। सिंपल सा बात है। तो CH3, ये CH फ्री रेडिकल, ये CH, और यहाँ हमारा Br जाके बाइंड कर गया। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये जो फ्री रेडिकल बनेगा ये देन अगेन हमारे दूसरे वाले HBr के साथ जाके जब रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रोजन हमारे क्या है CH के जाकर बाइंड कर जाएगा, और ये Br हमारे यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब देखो क्या हुआ, CH3 ये बन गया, CH के साथ एक H लग गया, CH2 बन गया, CH2 बन गया, ये Br बन गया। तो अब हमारे यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया, लेकिन अब हमारे यहाँ से क्या निकल गया, फ्री रेडिकल Br निकल गया। अब ये जो Br है वो फिर से हमारा क्या होगा, इधर आएगा, और इधर आके वो दूसरे किसी वाले हमारे रिएक्टेंट को पकड़ेगा, और ये चलता रहेगा। तो इसी तरह चेन प्रोपगेशन मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें हमारी इस तरह पूरी रिएक्शन चलती रहती है। Br जाएगा, इसको पूरा कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करके पूरा हमारा नेक्स्ट HBr के साथ करके हमारा Br फिर से एक बाहर निकल जाएगा। ये Br हमारा फिर से किसी नए वाले हमारे हमारा नया वाला इथीन है उसको जाके पकड़ेगा, और उसको यहाँ पे प्रोपेन में कन्वर्ट करेगा, और इस तरह ये चलता रहेगा। और आखिरी स्टेप हमारे इसमें आता था चेन टर्मिनेशन
वाला, यानी कि जब क्या होता था कि हमारी पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाता था, एट लास्ट में क्या हो रहा था, जितने भी हमारे फ्री रेडिकल बचते थे वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर देते थे। तो Br ने किया, Br2 बन गया, HBr ने किया, HBr बन गया, और इसके बाद अगर ये वाला रिएक्ट करेगा, ये मैंने यहाँ दिखाया नहीं, ये करेगा तो इसके साथ हमारा सेम एक ऐसा ही कंपाउंड यहाँ पे क्या है CH3 और CH2, ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ नहीं बनाना है, पर ये एक हमारा बन गया था, तैयार हो जाता था। तो इस तरह हमारे फ्री रेडिकल वाले आपस में मिलकर तैयार हो जाते हैं। तो आई होप आपको एंटी मार्कोनिक और उसका मैकेनिज्म सारा समझ आ गया होगा। तो अब सिंपल अगर देखा जाए, आपको ऐसे 10 के अकॉर्डिंग ना लग रहा हो, लेकिन ये पूरा फंडा आपको लिखना है कि ये अनसिमेट्रिक में काम करता है। उसके बाद मार्कोनिक, ये पूरा हो गया यहाँ से, और उसके बाद एंटी मार्कोनिक, ये दोनों मिलाकर आपका जो है 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो जाता है। अगर आ जाता है तो आप डिटेल्स में इसको करके आ सकते हो। अब हमारे एल्कीन्स का बिल्कुल ही आखिरी टॉपिक आता है ओजोनोलाइसिस। तो ओजोनोलाइसिस बेसिकली क्या होता है, ओजोन से ब्रेक डाउन, यानी कि सिंपली हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि ओजोन की मदद से हम यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, किसी को तोड़ रहे हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा एल्कीन है उसी को हम यहाँ पे तोड़ने का काम करते हैं। तो इट इज एन ऑर्गेनिक रिएक्शन वेयर एन एल्कीन इज क्लीव्ड मतलब टूट रहा है, क्योंकि ये ओजोनोलाइसिस है विद द हेल्प ऑफ ओजोन, यानी कि ओजोन की मदद से हम यहाँ अपने एल्कीन को तोड़ रहे हैं, और तोड़ के हम यहाँ पे 2 नए कार्बोनिल कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं। अब इसकी एक तरह से ट्रिक सी थोड़ी सी है, वो आप याद कर लेना। जैसे ये हमारा इथीन है, तो बस आपको क्या करना है, जैसे ये डबल बॉन्ड है ना आपका, तो ये डबल बॉन्ड को आप इस तरह थोड़ा सा याद रखो। जैसे मान लो ये CH2 है, और इसके साथ ये डबल बॉन्ड हमारे लगे हैं CH2 है। अब एक याद रखो कि ये बॉन्ड हमारा टूट जाएगा, और टूट के एक हमारा बॉन्ड इधर आ गया, एक हमारा बॉन्ड इधर आ गया, तो एक बॉन्ड हमारे इसके साथ इधर जुड़ गया, एक बॉन्ड हमारा इधर जुड़ गया। अब ये वाला जो बॉन्ड है ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो जब ऊपर जाएगा यहाँ पे तो एक बॉन्ड हमारा इधर लग जाएगा, ये भी टूट के, और एक बॉन्ड हमारा इधर लग जाएगा। तो इस तरह बस आपको याद करने के लिए बताया गया है। अब जो जो आपको खाली जगह दिख रही होगी वहाँ पे आप ऑक्सीजन जोड़ दो। ऑक्सीजन क्यों जोड़ दो, क्योंकि ये हमारा ओजोन यानी कि O3, यहाँ पे 3 2 नहीं है, तो O3 की प्रेजेंस में या O3 के साथ रिएक्शन करके करता है, तो एक O हमारा इधर लग जाएगा, तो O के साथ ये हो गया। अब एक O हमारा इधर लग जाएगा, एक O हमारा इधर लग जाएगा, तो इन दोनों को भी यहाँ जोड़ दो। तो अब ये जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ना, ये हमारा एक इंटरमीडिएट होता है, और इसका नाम हमारा होता है ओजोनोलाइट। क्या होता है, ओजोनोलाइट। और ये कैसे बना, हमारे CH2 के जो डबल बॉन्ड थे, हमने इस डबल बॉन्ड को यहाँ बीच से तोड़ दिया। तोड़ने के बाद ये एक इधर आया, ये एक इधर आया, ये इधर गया, ये इधर गया, और हमने यहाँ पे 4 बॉन्ड इस तरह से बना दिए। जब बना दिए तो बस हमने खाली जगह पे अपना ऑक्सीजन जोड़ दिया, और हमारे यहाँ पे ओजोनाइट पूरा एक इंटरमीडिएट बन के तैयार हो गया। ये एक ट्रिक है, एक्चुअल मैकेनिज्म ऐसे नहीं होगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। तो इस तरह हमने क्या किया कि O3 को जो हमने यहाँ पे रिएक्ट करवाया, तो हमारा इस तरह का पूरा एक बन के तैयार हो जाता है। ये दोनों ऊपर जुड़ गए हमारे O के साथ, और ये नीचे हमारे जुड़ गए O के साथ। अब इसकी देन फर्दर हम यहाँ पर रिडक्शन करवाते हैं ZN की प्रेजेंस में, और जब रिडक्शन करवाएंगे तो ये ZN हमारा इस O को उठा के ZNO की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब ये बाहर निकल गया, और इन दोनों का बॉन्ड यहाँ पे टूट जाता है। जब टूट जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड हो, CH2 डबल बॉन्ड हो, हमारे 2 यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड 2 अलग अलग यहाँ पे निकल जाते हैं। और फॉर्मेल्डिहाइड हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होता है, जो एल्डिहाइड का पार्ट है। वही बोला कि यहाँ पे 2 कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, कोई सा भी हमारा बन सकता है। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो हमारे ये 2 स्टेप में रिएक्ट होती है। पहला हमारा होता है फॉर्मेशन ऑफ ओजोनाइट। इसमें क्या है कि जैसे हमारे जो ईथेन है ना, उसकी रिएक्शन हम यहाँ पे O3 के साथ करवाते हैं, और जब रिएक्शन करवाएंगे तो वही मैंने बोला कि ये टूट के हमारा पूरा ओजोनाइट बन जाता है, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो सिंपल है, जब इथेन हमारा रिएक्ट करता है ओजोन के साथ में, तो हमारा एक ओजोनाइट इंटरमीडिएट बन जाता है। देन नेक्स्ट हम इसके करते हैं रिडक्शन। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस ओजोनाइट की रिड्यूशन करवाएंगे, और तो हमारा 2 कार्बोनिल कंपाउंड बन जाता है। रिडक्शन के लिए हम यहाँ पे ZN यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको करने के लिए किस तरह का करो, और इससे करेंगे, ये ऑक्सीजन हमारा बाहर निकल गया, ZNO के साथ में बाहर निकल गया। अब ये बचा CH2, तो बस इसको यहाँ से तोड़ दो, ये बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। तो हमारे यहाँ पे क्या है, CH2 के साथ डबल बॉन्ड हो, इधर CH2 के साथ डबल बॉन्ड हो। अब इसको थोड़ा अगर ध्यान हो तो C डबल बॉन्ड हमारा कीटो ग्रुप, और इसके साथ दोनों तरफ हाइड्रोजन लग गया, तो हमारा एक फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। इधर भी हमारा फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, तो हमें 2 फॉर्मेल्डिहाइड देखने को मिल जाते हैं। और ये हमारा बेसिकली क्या हो गया, ओजोनोलाइसिस हो गया, यानी कि हमने ओजोन यानी कि O3 की मदद से क्या किया, अपने एल्कीन को तोड़ के अपना एक हमने यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म किया, और साइकिल के बाद हमने फाइनली अपने कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड को यहाँ पे हमने फॉर्म किया। तो ये भी हमारी बहुत ही सिंपल ओजोनोलाइसिस थी। आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो अब हमने यहाँ पे अपने एल्कीन्स वाला पूरा पार्ट कवर कर लिया है, यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने E1 E2 कर ली, E1 E2 की हमने पूरी काइनेटिक कर ली, फैक्टर ऑफ एक्टिंग कर ली, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कर ली, मार्कोनिक एंटी मार्कोनिक कर लिया, सेट प्रूफ कर लिया, ओजोनोलाइसिस कर लिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर लिया, और इसके बाद हमने यहाँ पे एल्केन्स कर लिया, ये सब कर लिया। तो अब यहाँ तक भाई लोग कौन हमारे साथ आया, किसने वीडियो साथ में देखी, कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो चुकी है, लेकिन सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल चुका है। अब हमारा जो यहाँ पे आखिरी वाला क्वेश्चन या आखिरी चैप्टर बचता है, वो बचता है कंजुगेटेड डाइईन्स के बारे में। अब इसकी हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल रिएक्शन डिस्कस करनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बेसिकली हमारा डाई एल्डर रिएक्शन और एलिलाइक रिएक्शन में आता है, इसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं।
तो अब हम बात करें यहाँ पे कंजुगेटेड डाई इंस के बारे में। तो देखो सिंपली बात यह है कि डाई का मतलब होता है दो और इंस का मतलब होता है हमारा डबल बॉन्ड। यानी कि सिंपली बात करें तो ये हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। यानी कि जो कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड होता है ना, वो हमारे दो या दो से ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे होते हैं। अब यहाँ पे कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये हमारा है, तो अगर पहले इधर सिंगल आ गया तो इसके बाद हमारा डबल ही आएगा, और अगर डबल आ गया तो उसके बाद हमारा सिंगल ही आएगा। यानी कि सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यानी कि इस तरह जब हमारे कोई बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट में, तो उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड बोलते हैं। यानी कि सिंपली यहाँ बोला गया है कि कंजुगेटेड डाइंस का मतलब क्या है कि हमारे कंजुगेशन में यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और डबल बॉन्ड हमारे दो तो मिनिमम प्रेजेंट ही होंगे। जैसे अगर यहाँ देखा जाए सिंगल डबल, तो यहाँ पे दो हमारे यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये एक्चुअल में कंजुगेटेड डाइंस का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसका जनरल स्ट्रक्चर हमारा वही है, आर यहाँ पे सी, तो देखो डबल सिंगल फिर डबल, तो यहाँ पे दो हमारे ये प्रेजेंट है और एक बीच में हमारा सेपरेट होता है सिंगल बॉन्ड से। यानी कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगे होते हैं एक्चुअल में हमारे, यानी कि डबल बॉन्ड फिर अल्टरनेट सिंगल फिर डबल फिर डबल सिंगल फिर डबल, इस तरह हमारे ये प्रेजेंट होते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे कंजुगेटेड डाइंस बोल देते हैं। अब यहाँ पे सिंपली एग्जाम्पल में देखा जाए तो हमारा सबसे फेमस एग्जाम्पल इसका होता है 1,3-ब्यूटाडाइइन। अब यहाँ पे वन जैसे कहीं से भी कर लो, दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, तो हम लड़ते हैं 1 2 3 4, तो पहली पोजीशन पे और यहाँ तीसरी पोजीशन पे क्या डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 3 और इसके बाद ये 4 है, तो ब्यूटा और डाई इंस, क्योंकि दो आ गए हमारे तो डाई हमारे हो गए इन, यानी कि दो यहाँ पे प्रेजेंट है। और इसको और तरीके से लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ब्यूटा यहाँ पे पहले कर देंगे, उसके बाद 1 3 डाई इन, इस तरह भी हम कर सकते हैं। अब इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो बेसिकली हमारी तीन ज़्यादा मतलब बहुत कुछ है, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट के बेस पे उठाया है। हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन और डाई एल्डर रिएक्शन, ये तीन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम वगैरह में काफ़ी बार हमको देखने को मिलती है। तो इन्हीं तीनों को हम यहाँ जो है बारी बारी से समझ लेते हैं। तो अब हमारी जो पहली रिएक्शन आती है वो आती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कंजुगेटेड डाइंस। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बता दी है, जो हमने एल्कीन्स में अच्छे से कवर किया था, कि इसमें बेसिकली क्या है कि ये वो रिएक्शन है यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, वो डबल बॉन्ड को तोड़कर किसी भी कार्बन के ऊपर जाके बाउंड करता है। और मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि हमारे जो मतलब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, जो एडिशन होती हैं, वो हमारे क्या फ़र्क होता है। तो जिन लोगों ने एल्कीन वाला पार्ट देखा है उनको मैंने अच्छे से बताया एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में फ़र्क क्या होता है। तो अब आपको जो कमेंट करके बताओ, अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो बाकी बच्चों को भी ये पता चल जाएगा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फटाफट कमेंट करके बताओ। अब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा कि ये जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल है ना, ये किसी भी कार्बन एटम के ऊपर जाके बाउंड करेंगे, और उसमें जो उनका डबल बॉन्ड है, यानी कि बेसिकली जो पाई बॉन्ड होता है, वो हमारा टूट जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे कोई भी हमारा ये सिंगल है तो यहाँ पे सिग्मा होता है, लेकिन जब दो होते हैं तो एक सिग्मा एक पाई होता है। तो ये जो हमारा पाई बॉन्ड है ये वीक होता है और ये इजीली हमारा टूट जाता है। इसी वजह से जो हमारे डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ इजीली ब्रेकेज होकर हम यहाँ पे किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारे डबल बॉन्ड वाले होते हैं बेसिकली एडिशन रिएक्शन काफ़ी अच्छी देते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होगा कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा 1,3-ब्यूटाडाइइन है ना, इसको हम रिएक्शन करवाते हैं किसी भी हैलोजन के साथ में, और इन दी प्रेजेंस ऑफ कोई भी इनर्ट सॉल्वेंट ले लेते हैं जैसे CCl4, तो हमें यहाँ पे दो डाइब्रोमो कंपाउंड देखने को मिल जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमारा 1,3-ब्यूटाडाइइन है जो हमने लिया था, अब इसकी जब Br2 के साथ करवाएंगे तो एक Br हमारा क्या, दो Br हमारे अटैच करते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, देखो ध्यान से देखो, ये हमारा CH2, ये हमारा CH हो गया। अब ये CH और ये CH, ये दिख रहा है ना, तो जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो देखो दोनों के बाद एक एक बैलेंस ही कम होगी, तो एक Br हमारा जुड़ जाता है इसके साथ में और एक Br जुड़ जाता है हमारा इसके साथ में। तो यहाँ पे देखो 1 2, यहाँ पे क्या हो गया 1 2, तो यहाँ पे बेसिकली इसके साथ हमारा जुड़ जाता है, एक यहाँ पे जुड़ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं 1 2 एडिशन, यानी एक्चुअल में यहाँ और यहाँ 1 और 2 दो पोजीशन पे हमारा एडिशन होता है, इसको हम 1 2 एडिशन बोल देते हैं। और इस प्रोडक्ट का अगर हम नाम लिखेंगे तो भाई डबल बॉन्ड से हम हमेशा गिनते हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड इधर है 1 2 3 4, तो 3 4 पोजीशन पे हमारे दो डाइब्रोमो लग गए, तो 3 4 डाइब्रोमो, और पहले पे एक डबल बॉन्ड है तो हमारा 1 ब्यूटीन आ जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन हमारी 1 2 एडिशन रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि 1 और 2 दो जगह पे हमारा ब्रोमीन जुड़ गया। अब सेकंड अल्टरनेट क्या हो सकता है, अब मान लो कि क्या हुआ, यहाँ से बॉन्ड टूटा, तो यहाँ से बॉन्ड टूटने की जगह क्या हो जाए, इधर शिफ्ट हो जाए, और जब बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो एक जगह हमारी यहाँ पे बचेगी, तो यहाँ पे हमारा Br लग गया, और इधर हमारा टूटेगा तो एक Br हमारा यहाँ लग जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड हमारा इधर भी लग गया। तो सेकंड केस हो सकता है कि जो CH2 था ना, इसके साथ एक Br हमारा इधर लगा दो, डबल बॉन्ड हमारे इधर शिफ्ट हो चुका है, तो CH डबल बॉन्ड CH, और इधर का डबल बॉन्ड के यहाँ पे एक Br लग गया। तो अब क्या हुआ कि हमारी ये 1 4 एडिशन होती है, यानी कि अगर कहीं से भी नंबरिंग कर लो, एक हमारा Br पहले पे जुड़ा है, एक हमारा Br चौथे पे जुड़ा, तो इसको हम यहाँ पे 1 4 एडिशन बोलते हैं, यानी कि Br ग्रुप हमारा फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे जाके जुड़ रहा है। तो ये हमारा 1 2 एडिशन हो गया, ये हमारा 1 4 एडिशन हो जाता है।
तो ये बेसिकली हमारा ब्रोमीन जो ये इसके साथ जब रिएक्शन कराते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, तो हमें यहाँ पे दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, एक हमारी 1,2 एडिशन से, एक हमें 1,4 एडिशन से रिएक्ट होता है। तो इसी को हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहते हैं। और ये हमें क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हम डाईइंस के बारे में बात करें, इसमें आपको ऐसे ही प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करें तो पहला हमारा आता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन। अब सिंपल सी बात है कि हम सबसे पहले मान लो किसी एक को हमने ले लिया, ये हमारा मेन क्या था, रिएक्टेंट था। अब यहाँ पे जो हमारा बी आर है, ये हमारे बेसिकली क्या है, फ्री रेडिकल की तरह ही काम करते हैं। तो यहाँ दोनों पे एक तरह से पार्शियली चार्ज है। तो अब क्या होगा कि पहले कोई भी एक बी आर हमारा किसी भी एक पे जाके बाउंड करेगा, और जब एक पे जाके बाइंड करेगा तो देखो सिंपली क्या होगा, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक करेगा। और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो सिंपली क्या होता है, देखो CH2 CH CH CH2 अब ये मैंने डबल बॉन्ड इसलिए बनाया क्योंकि एक्चुअल जो मैकेनिज्म है वो हमारा यहाँ आता है। तो पहले देखो क्या हुआ, CH2 CH, अब ये CH पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि इस पे जब हमारा Br जुड़ेगा तो इसके पर भाई बॉन्ड पूरे होंगे, तो ये बॉन्ड हमारा टूट जाएगा। और जब ये बॉन्ड हमारा टूट गया तो देखो इसके पास तो हो गए C2H हो गए, एक Br इधर 4 जुड़ गए, लेकिन ये कार्बन के पास क्या हो गया, 1 2 और 3 बॉन्ड है, तो इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हमारा पहला वाला एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाता है। अब क्या होता है कि ये जो स्टेबल है, अब आपको पता है कि डबल बॉन्ड क्या करेगा, इस वाले इसको स्टेबल करने के लिए इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा। और जब इधर शिफ्ट करेगा तो देखो क्या होगा, ये CH था, ये हमारा डबल बॉन्ड से क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा आखिरी वाले पे आ जाता है। तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, जो हमारे ये दो प्रोडक्ट क्यों बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी रेजोनेंस क्रिएट हो जाती है। और रेजोनेंस में क्या हो रहा है कि जब ये Br हमारा एक इसके बाद जुड़ता है तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज स्टेबल करने के लिए ये डबल बॉन्ड इधर आता है, तो यहाँ पे CH2 इधर पॉजिटिव आ जाता है। तो एक हमारा पॉजिटिव इधर प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव हमारा इधर प्रेजेंट है। तो जो पहला Br है वो तो हमारा हमेशा इस वाली पोजीशन पे जाकर जुड़ जाता है, यानी कि 1। आप देखोगे यहाँ पे 1,2 और 1,4 दोनों में हमारा 1 कॉमन है। तो पहले स्टेप में बेसिकली क्या होता है कि हमारा पहली जगह पे क्या होता है कि Br जाके जुड़ जाता है, इसीलिए 1 है। और यहाँ पे हमारा एक रेजोनेंस ये बन गया, एक हमारा ये बन गया। नाउ अब हमारा सेकंड जो स्टेप आता है उसमें होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ब्रोमाइड विद कार्बोकैटाइन। अब ये हमारा बन गया कार्बोकैटाइन, एक ये बन गया, एक ये बन गया। अब जो ब्रोमीन है वो हमारा अटैच करेगा। अब अगर इस वाले रेजोनेंस पे अटैच करेगा तो यहाँ कर जाएगा, इस वाले पे करेगा तो यहाँ कर जाएगा। सिंपल सा फंडा भाई साहब। अब इसको ना ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि भाई जगह कम नहीं थी, अगली बार पे जाके फिर आपको समझाता, पूरा लिखना पड़ता है, टाइम कम था। तो इस वाले को उठा के हम यहाँ दोबारा लिखना है और उससे बनाना है ये प्रोडक्ट, इस वाले को उठा के दोबारा लिखना है, उससे बनाना है ये प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे आपको अलग अलग बनाना है एग्जाम में, या आप जब अपना फेयर करोगे तब। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि इसमें जब Br हमारा जुड़ेगा तो इस पे जुड़ गया तो हमारा 1,2 एडिशन हो गया, और इसमें जब Br जुड़ेगा इस पे जुड़ेगा तो 1,4 एडिशन हो जाएगा। यानी कि सिंपल मैकेनिज्म हमारा रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे दो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाते हैं कि इसको स्टेबल करने के लिए डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, इधर आ गया और ये इधर बन गया, इसीलिए हमारा 1,2 एडिशन और 1,4 एडिशन में बन जाता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन समझ गए कि यहाँ पे हमारे दो जगह पे मतलब यहाँ जुड़ जाता है पूरा। अब हम बात करते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में। ये भी हमारी 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर ही होती है। तो इसमें बेसिकली हमारा वही था कि इसमें फ्री रेडिकल वाला मैकेनिज्म हमारा पूरा का पूरा लगता है, और यहाँ पे वही है कि फ्री रेडिकल हमारे बनते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल देखा जाए तो जब हम 1,3-ब्यूटाडाइन इसी को लेंगे, इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमो ट्राइक्लोरोमीथेन के साथ में, इसमें यही लगेगा, इसमें हमारा BrCCl4 होता है। इन दी प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवाते हैं तो हमारा 1,2 और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसे हमारा रिएक्शन ये हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन, ये पूरा का पूरा है, इसमें रिएक्शन करवाते हैं BrCCl4 के साथ में। अब आपको पता है कि एक ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लगभग बराबर ही होते हैं। तो भाई दोनों अपने अपने के लिए खींचते हैं, और जब खींचेंगे तो भाई क्या होता है, यहाँ पे हमारा जो हमारे फ्री रेडिकल है वो यहाँ पे बन जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि एक Br हमारा क्या होगा, ये BrCl हमारे क्या होंगे, एक बार हमारे 1 और 2 यहाँ पे अटैच हो सकते हैं। तो जैसे CH2 CCl3 ये वाला, और CH हमारा Br लग गया, बाकी हमारा सेम है। और एक बार हमारे 1 और 4 पे लग जाएगा। तो जैसे हमारे जो CCl3 लग रहा था वो एक बार हमारे यहाँ पे लग गया, और बाकी बार जो Br है वो हमारा इधर लग जाएगा। तो इस तरह हमारे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा 1,2 एडिशन वाला, और ये हमारा हो जाएगा 1,4 एडिशन वाला। तो इस तरह हम यहाँ पे दो प्रोडक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। अब इसका मैकेनिज्म देखा जाए तो सिंपली से हमारे 3 स्टेप में ये फॉर्मेशन हो जाएगी पूरी, क्योंकि फ्री रेडिकल है। तो पहला हमारा आता है चैन इनिशिएशन। चैन इनिशिएशन में बेसिकली हमारे फ्री रेडिकल का बनना स्टार्टिंग हो जाता है। तो फ्री रेडिकल हमारे ये जो हमारा था पूरा BrCCl के फॉर्म में होगा। अब ये C बेसिकली इस Cl के साथ अटैच है, क्योंकि जो कार्बन है ना इसके साथ हमारे 3 क्लोरीन इस तरह लगे होते हैं यहाँ पे। तो अब जो फ्री रेडिकल है वो हमारा कार्बन के ऊपर ही बनता है बेसिकली, लेकिन कार्बन पे 3 क्लोरीन रहता है। तो भाई कितना अच्छा खासा ये स्टेबल होगा। इसीलिए क्या होता है कि इन दोनों के बीच कुछ पॉजिटिव नेगेटिव ना होकर क्या हो जाता है, यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा फ्री रेडिकल बन जाता है। तो
अब बनता कैसे है, तो ये बनता है हमारा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ पे H2O2 की प्रेजेंस में होगा, जो आपने यहाँ देखा होगा पेरोक्साइड। तो H2O2 जो मैंने आपको पहले फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म पढ़ा था ना एंटी मार्कोनिक रूल में, उसमें क्या हो रहा था, OH ये फ्री रेडिकल बना था। देन OH हमारा इधर जाके बाइंड करके क्या करा था, इस OH का जो H है वो हमारा इस Br के साथ जाके HBr निकाल देगा, और इसको जब अलग कर देगा तो CCl3 हमारा फ्री रेडिकल बन जाता है। तो ये हमारा फ्री रेडिकल बन गया। देन चेन प्रोपगेशन में क्या होगा कि अब यहाँ पे हमारे जो फ्री रेडिकल है वो हमारा डाईइंस के साथ ऊपर अटैक करेगा या उनके साथ बाइंड करेगा। तो अब यहाँ पे सिंपल है कि ये जो हमारा फ्री रेडिकल है वो यहाँ पे पहली ही जगह पे जाके बाइंड करेगा। तो चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, हमने चलो इसको दिखा दिया, तो हमने पहली जगह पे जाके बाइंड किया। जब बाइंड करेंगे तो CH2 और यहाँ पे हमारा CCl लग गया। अब जब इस पे हमारा ये फ्री रेडिकल जाके जुड़ गया तो इससे जो डबल बॉन्ड फूटा और यहाँ पे जाके हमारा फ्री रेडिकल बन गया। उसके बाद हमारा इधर का सब सेम है। अब ये कंजुगेशन में क्या होगा कि इसको स्टेबल बनाने के लिए डबल बॉन्ड हमारा इधर शिफ्ट करेगा और ये चार्ज हमारा इस पे आ जाएगा। तो सिंपल क्या हुआ, CH2 हो गया, CCl3 ये CH और यहाँ डबल बॉन्ड CH लग गया, और यहाँ पे हमारा बेसिकली क्या होगा, CH2 फ्री रेडिकल बन गया। तो जो हमने उसमें देखा था पहले वाले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, वही हम यहाँ पे फ्री रेडिकल में देख रहे हैं। एक हमारा यहाँ पे फ्री रेडिकल बन गया, एक हमारा यहाँ पे बन गया। अब सिंपल सा बात है कि अब जो हमारा आगे Br है, अगर वो Br हमारा इस जगह लग गया तो 1,2 एडिशन है, इस जगह लग गया तो 1,4 एडिशन है। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। तो वही यहाँ पर है कि अब हमारा थर्ड स्टेप होता है फॉर्मेशन का। तो सिंपली है जो हमारा Br CCl के साथ रिएक्शन होगी, तो अब जो Br अगर हमारा इस पे लग गया तो 1,2 बन गया, और यहाँ से हमारा CCl बाहर निकल गया, ये हमारा अगले वाले किसके साथ जाकर रिएक्शन करेगा। और अगर Br हमारा इस वाले के साथ लग गया तो हमारा यहाँ पे ये 1,4 बन जाएगा, और CCl हमारा अगले वाले के पास जाएगा। इसके जो नाम है, जो इसकी थोड़ी बहुत थ्योरी है, वो आप भाई खुद से बना के लिख लेना, आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब हमारी आखिरी इसकी रिएक्शन आती है डाई एल्डर रिएक्शन। अब डाई एल्डर रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा 1,3-ब्यूटाडाईन है ना, ये जो कंजुगेटेड डाईन है, इसकी रिएक्शन जब हम एल्कीन या एल्काइन के साथ कराते हैं तो हमारा एक साइक्लोहेक्सीन फॉर्म हो जाता है, साइक्लोहेक्सीन फॉर्म होता है, और इसीलिए ये होता है। और ये बेसिकली इसमें कोई भी कैटलिस्ट या किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसकी खोज हमारे की थी पॉल हरमन डाइल्स ने और कर्ट एल्डर ने, इसलिए मैंने लिखा क्योंकि डाइल और एल्डर इन दोनों को मिला के हमारी डाई एल्डर रिएक्शन बनती है। और इस रिएक्शन की वजह से इन्हें नोबेल प्राइज़ तक मिला था, क्योंकि ये भाई बहुत बड़ी खोज थी कि आपको कोई भी कैटलिस्ट किसी की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे टेम्परेचर आपको हाई करना है, और यहाँ की मदद से आप एक साइक्लोहेक्सीन वाले कंपाउंड बना सकते हो। अब यहाँ पे जो हमारे एल्कीन या एल्काइन जिसको हम यहाँ अटैच करते हैं उसको हम यहाँ पे डाई इनोफाइल बोलते हैं, और जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम यहाँ पे एडक्ट बोल देते हैं। तो जैसे ये आपको दिख रहा होगा, ये पूरा हमने 1,3-ब्यूटाडाईन लिया जो नॉर्मल था हमारा, इसकी रिएक्शन हमने यहाँ पे इथाइलिन के साथ कराई, जो हमारा CH2 एक तरह से इथीन ही हो गया। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है, यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस पे ये हमारा इसके साथ जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अब देखो क्या हुआ, डबल बॉन्ड हमारे शिफ्ट होते हैं। मैकेनिज्म हम देख लेंगे तो हमारा पूरा का पूरा एक साइक्लोहेक्सीन फॉर्म हो जाता है। साइक्लो सर्कल है और हेक्सीन इसलिए क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोहेक्सीन बन जाता है एडक्ट। इसको हम इस तरह भी बना सकते हैं। इसका मैकेनिज्म देखा जाए तो ये एक सिंगल स्टेप प्रोसेस होती है, जिसमें हमारा डाई जो हमारा ये होता है ना डाई इनोफाइल, ये हमारा अटैक करता है डाइन्स के ऊपर और हमारा पूरा का पूरा साइक्लोहेक्सेन को फॉर्म करता है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे जो हमारा यहाँ पे 1,3-ब्यूटाडाईन था, ये दिख रहा होगा, ये हमारा इथाइलिन है। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हमारा इधर शिफ्ट करेगा और इसकी वजह से क्या है, ये हमारे टूट जाएंगे। तो अब क्या होगा, इधर वाला कार्बन इधर जुड़ेगा, इधर वाला इधर जुड़ेगा। तो जब इधर इधर जुड़ेंगे तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड आ गया, इसके साथ ये जुड़ गया, इसके साथ ये जुड़ गया, तो हमारा एडक्ट पूरा का पूरा फॉर्म हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। तो इसमें हमारे जो 6 मेंबर रिंग कंपाउंड है वो हमारे फॉर्म होते हैं बहुत ही लार्ज अमाउंट में। ये हमारा होता है पूरा का पूरा डाई एल्डर रिएक्शन। बहुत ही सिंपल थी, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हमारी आखिरी एक आती है एलेलिक रीअरेंजमेंट। तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा है, तो सिंपल था, इतना मतलब समझ लो कि ये एक हमारी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है जिसमें जो एलाइलिक हमारा ग्रुप होता है। अब जो एलाइलिक ग्रुप है वो बेसिकली कौन सा होता है, एक फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बन बॉन्ड हमारा होता है ना डबल बॉन्ड, उसके एडजेसेंट यानी कि उसके साइड वाला जो होता है उसके साथ अटैच होता है, और बेसिकली जो और वो शिफ्ट होकर नियर बाई के पास आ जाता है। अब जैसे सिंपल मैं आपको दिखाऊं तो ये मान लो डबल बॉन्ड था। अब आपको बताया कि अल्टरनेट में क्या है, इसका ये और इसके एडजेसेंट। अल्टरनेट ये होता है जो इसके जस्ट पास वाला, और अल्टरनेट के पास वाले इसको हम एडजेसेंट बोल देते हैं। तो ये डबल बॉन्ड है, इसका ये अल्टरनेट हो गया, और इसके यहाँ पे ये जुड़ा होगा एक तरह से एडजेसेंट में हमारा पास में जुड़ा कौन सा है, ये हमारा डबल बॉन्ड के साथ पूरा का पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है OH। तो इसको हम यहाँ पे एलाइलिक ग्रुप बोल देते हैं। अब क्या होता है कि ये इसको एलाइलिक अपने आप को स्टेबल या बनाने के लिए ये हमारा इसके जस्ट पास आके जुड़ जाता है, और नियर भी अब कार्बन पे पोजीशन पे जुड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड टूट के हमारा इधर शिफ्ट हो जाता है। तो हुआ क्या, ये CH3 इस CH के ऊपर OH लाके लग गया, ये डबल बॉन्ड इधर पहुंच गया, और यहाँ पे हमारा ये डबल बॉन्ड इधर लग गया और ये CH2 बन गया। तो एक नया हमारा कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। यही हमारी एलाइलिक रिअरेंजमेंट होती है।
अगर 2 नंबर में आया तो आप इसको लिख के आ जाना। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो अब हमने एक बहुत बड़ी वीडियो में हमने पूरी की पूरी यूनिट सेकंड कवर कर डाली है, एल्केन्स एल्केन्स कंजुगेटेड डाइन्स। अब यहाँ तक भाई किस किसने वीडियो को देखा, आपको दिल से सैल्यूट है। कमेंट करो भाई, आपको स्पेशल मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कमेंट लाइक की जाएगी और आपको मेंशन भी जरूर किया जाएगा। बाकी बहुत बड़ी वीडियो होगी। अब ये वीडियो आपको मिनिमम 20 से 30 मार्क्स के बीच में आपको दिलाएगी, तो ये तो आप मान के रखो। अगर आपने देखी है आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ में, 2 मार्क्स की वीडियो के साथ में। तब तो फैन थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।